हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर वबेले आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी सीबीएसई, एनसीईआरटी और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन, मुफ्त शिक्षा। मतलब आपको यहां पर 2 चैप्टर पढ़ने के बाद कोई पैसा नहीं देना होता है। यहां पर आपको पूरा कंटेंट, पूरे वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हम इस वीडियो से क्या देखने वाले हैं। हम इस वीडियो से देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की भूगोल यानी कि ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7, जिसमें हमने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और इसकी जीवन रेखाओं की बात की थी। इसी के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो हम यहां पर इसके आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम इसके पहले इसका वन शॉट पूरा देख चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख चुके हैं, है ना, पीवाईक्यू देख चुके हैं जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। अब क्या है कि कुछ ऐसे प्रश्न जो बहुत हाईलाइटेड हैं, लग सकता है कि भाई ये पेपर में आ सकते हैं, तो वैसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपन लेकर आए हैं, वो हम यहां देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन 3 टाइप के होंगे यहां पर। अति लघु उत्तरीय मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय मतलब शॉर्ट आंसर, और फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय मतलब लॉन्ग आंसर, है ना। तो ये हम 3 प्रकार के प्रश्न उत्तर के बारे में यहां बात करेंगे। तो सबसे पहला देखना कि हमारे अति लघु उत्तरीय स्टार्ट होते हैं, जिनको हम कहते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पहला प्रश्न है आपके सामने कि आपको सड़क परिवहन की 3 गुण बताना है। ये आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी प्रश्न देखा होगा, तो वहां पर अपन ने अलग गुणों की बात की थी, इसलिए मैंने यहां पर गुण चेंज कर दिए हैं, है ना। इस कारण से भी बदले ताकि नंबर ऑफ टाइम्स जो इसकी विशेषता है सड़क की, वो आपको वहां पर भी 3 आप पढ़ लेंगे, यहां पर भी 3, 6, मतलब कम से कम 2-3 तो याद रह ही जाएगी और आप पेपर में आसानी से लिख पाएंगे, है ना। तो हम बात करेंगे भाई सड़क परिवहन की 3 गुण आप बताइए क्या क्या होंगे। तो सड़क परिवहन के 3 गुण निम्नलिखित हैं, या तो ऐसा लिख दीजिए या फिर जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए। सड़क परिवहन के गुण, सबसे पहला गुण क्या है? सड़कों की निर्माण लागत कम है। अगर आप चाहें कि थोड़ा और बड़ा करना है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि सड़कों की निर्माण लागत रेलवे की तुलना में कम है ना। तो सड़कों की निर्माण लागत कम है, आसानी से ये बिछाई जा सकती हैं, उतना खर्चा नहीं आता जितना हवाई जहाज और रेलवे इन सब में बहुत खर्चा आता है। दूसरी क्या है, ये अपेक्षाकृत, मतलब जो जिनसे जैसे हमें अपेक्षा नहीं है, जैसे उबड़ खाबड़ इलाके हैं, तो अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ इलाके या बिच्छन मतलब तो काट कर जो अलग है, दूर है ना, खाई वाई टाइप की जो भी कटी हुई जगह है वहां पर भी, तो उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर आसानी से सड़कें बनाई जा सकती हैं। रेलवे ट्रैक बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है ऐसे इलाकों में, लेकिन आप देखें पहाड़ पर भी हम सड़क बना देते हैं, रेगिस्तान के अंदर भी कुछ इलाकों में आप देखेंगे कि सड़क डाल दी गई है कैसे भी करके, है ना। तो ये सड़क बना दी जाती है, कहीं ऊबड़ खाबड़ है तो गड्ढा वड्ढा भर भरू के अपन क्या करते हैं, सड़क लायक समतल कर देते हैं कि सड़क निकल जाए यहां से। तो ऊबड़ खाबड़ और विच्छिन्न इलाकों में आप सड़क डाल सकते हैं या सड़क बनाई जा सकती है। क्लियर। तीसरा क्या लिखेंगे कि यह अधिक ढाल प्रवणता वाले, ढाल प्रवणता कहलाती है ऐसा अगर स्लोप है किसी का खड़ा, तो इन ऐसे अगर पहाड़ हैं, इस टाइप के पहाड़ हैं, तो इन पहाड़ों पर भी आप क्या कर सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। अधिक ढाल प्रवणता या पहाड़ी क्षेत्र में भी सड़कें आपकी बनाई जा सकती हैं। जिनका ढाल ज्यादा है या पहाड़ी क्षेत्र है उन पे आप सड़क बना सकते हैं। हमने देखा भी था कि पहाड़ी क्षेत्र की सड़कें किस प्रकार की थी, हमने प्रश्न में देखा भी हुआ था। तो ये 3 विशेषताएं इसकी हो गई, लागत कम है, उबड़ खाबड़ इलाकों में बना सकते हैं, पहाड़ी इलाकों में बना सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट या 3 विशेषताएं यहां पर हो गई। क्लियर ये बात। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2, रेल परिवहन किस क्षेत्र में अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन साधन है ना, या परिवहन का साधन है तथा क्यों। आपको ये बताना है कि जो रेल परिवहन है वो किस क्षेत्र में, क्षेत्र का मतलब ये सेक्टर नहीं पूछ रहे हैं, ये एरिया पूछ रहे हैं कि किस भूभाग में या कैसे क्षेत्र के अंदर ये अत्यधिक सुविधाजनक परिवहन का साधन है और क्यों है, ये आपको बताना है। हमने देखा था कि भाई रेलवे परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़े हुए थे, शायद आपको याद होगा, तो हम वहीं से उत्तर स्टार्ट करेंगे। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन कौन से थे? भू आकृतिक कारक था, आर्थिक और प्रशासकीय कारक हुआ करते थे। मतलब भू आकृतिक में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी मैदान ये सारे क्षेत्र देखे थे। आर्थिक मतलब पैसा, अगर फैक्ट्रियां ज्यादा लगी हैं तो रोड पर या रेल पर सामान ज्यादा आएगा जाएगा तो उसको फायदा होगा। और प्रशासकीय कारक मतलब प्रशासन कितना उसको दृढ़ इच्छा से देखता है, अगर वो देख रहा है तो वहां पर वो बनवा देगा, है ना। तो 3 हमने भू आकृतिक या हमने इसके कारक देखे थे, इनके वितरण के लिए जो जिम्मेदार थे भू आकृतिक, आर्थिक और प्रशासकीय कारक हुआ करते थे। ठीक, अब देखें कि इसमें क्या करेंगे, ये कहां पर ज्यादा फैली हुई है, तो हम देखें कि उत्तर के मैदान में, है ना, अपनी विस्तृत समतल भूमि और सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि,
प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास में वृद्धि या रेल परिवहन के विकास में वृद्धि में सहायक है या वृद्धि में सहायक है ना। कैसे? उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र आप समझते हैं, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र बिल्कुल समतल है, तो यहां पर लोग ज्यादा रहेंगे, तो मतलब लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी। जब लोगों की जनसंख्या ज्यादा होगी, ठीक है, तो उनके लिए दुकानें भी खोली जाएंगी। मान लो यहां पर लोग बिस्किट ज्यादा खाते हैं, तो अभी बिस्किट हो सकता है कि अपन इंग्लैंड से मंगा रहे हो, लेकिन फिर क्या होगा, धीरे धीरे बिस्किट यहां बनाई जाएगी, तो यहां पर क्या आ जाएंगे, कारखाने या फैक्ट्री लग जाएंगी। लोग आते जाते हैं तो गाड़ी वाहन उनके कारखाने आ जाएंगे। समतल है तो खेत प्लेन होंगे, बड़े बड़े खेत होंगे, खेती अच्छी होगी। तो इन कारण, ये सारे कारण क्या हो गए कि भाई लोग ज्यादा रह रहे हैं, लोगों के आने जाने के लिए भी जरूरत है, सामान आने जाने के लिए भी जरूरत है ना, उबड़ खाबड़ कम है, डालना भी आसान है, रेलवे पटरी यहां पर बिछाना आसान है। तो ये सभी कारणों से क्या कर दिया गया कि भाई इन सभी कारणों से उत्तर के मैदान के अंदर, है ना, या उत्तर के भारत के विशाल मैदान के अंदर रेलवे परिवहन का विकास आसानी से हो पाया है या उसके विकास में ये सहायक है। क्लियर यहां तक की बात? अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई थी? है ना, ये बताना हमें कि सीमा सड़क परिवहन, है ना, या संगठन, ये क्या है, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। सीमा का मतलब आप समझते हैं कि सीमा की बात की जा रही है, सड़क मतलब सीमा की सड़क। सीमा मतलब क्या हो गया, बाउंड्री, जो हमारे देश की सीमाएं हैं। हमारे देश में 2 प्रकार की सीमाएं हैं, जल सीमा है और स्थल सीमा है। क्या जल सीमा पर रोड डाल सकते हैं? जल में नहीं डाल सकते हैं सर, तो यहां तो होगा नहीं, तो ये रोड कहां डाल रहे होंगे? स्थल सीमा में। स्थल सीमा कहां पर है? स्थल सीमा सर उत्तर भारत में है, गुजरात से लेकर राजस्थान, जम्मू कश्मीर और ऐसे होते हुए पूर्व उत्तर भारत तक है। मतलब अगर आप भारत का ऊपर का इलाका आप देखेंगे, है ना, ये वाला इलाका नॉर्थ का, गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व तक का, तो इस इलाके में आपको स्थल भाग मिलेगा, लैंड पार्ट मिलेगा, तो उसी लैंड पार्ट पर आप रोड बना सकते हैं। तो पहली चीज तो हमें ये क्लियर हो गई कि भाई ये सीमा सड़क संगठन क्या हो गया, ये स्थल भाग पर सीमाओं पर सड़क बनाते होंगे। तो इसकी स्थापना कब हुई और क्यों की गई, है ना, तो हमें स्थापना का समय बताना है और इसकी स्थापना के पीछे का उद्देश्य बताना है क्यों की गई। क्लियर? तो इसकी स्थापना कब की गई? 1960 में। सीमा सड़क परिवहन या सीमा सड़क संगठन या सीमा सड़क विकास बोर्ड, जो भी आप लिखना चाहते हैं इसमें, आप विकास बोर्ड भी लिख सकते हैं, सीमा सड़क संगठन भी लिख सकते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में की गई। क्यों की गई? ताकि उत्तरी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों के परिवहन का समन्वित मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मिला जुलाकर विकास किया जा सके। तो समन्वित और तीव्र विकास करके जब यहां पर रेलवे या परिवहन जो भी सड़कें डल जाएंगी, रोड डल जाएंगे, तो क्या होगा कि इनका तीव्र विकास कैसे करेंगे? तीव्र विकास करके यहां का आर्थिक विकास या आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। आर्थिक विकास अगेन आप समझते हैं ना, आर्थिक विकास से मतलब होता है पैसा, मतलब यहां पर बड़े बड़े कारखाने या कुछ ऐसी चीजें कर दी जाएं कि यहां की चीजें दुनिया भर में बिकें, उनसे पैसा आना स्टार्ट हो जाए। तो आर्थिक विकास कैसे? मान लो ये कोई बहुत यूनिक चीज बनाते हैं लेकिन आप वहां तक जा ही नहीं पा रहे हैं, तो खरीदेंगे कैसे? तो ये रोड डल जाएंगे तो फिर आप पहुंचेंगे और छांट पाएंगे, ढूंढ पाएंगे कि कौन सी चीज बन रही। जैसे बहुत फेमस चीज है यहाँ की, मेघालय की, जिसको कहते हैं बांस की बोतल। आप पानी पीते होंगे ना, बोतल की, प्लास्टिक की या स्टील की, वहां पर बांस की बोतल बनाते हैं, बाम्बू से बोतल बनाते हैं, फेमस चीज है वहां की बड़ी। पेन बनाते हैं, वो जो प्लास्टिक के पेन है ना, ये बांस के बनाते हैं, ऊपर कवर सब बांस का बना दिया, अंदर रिफिल डाल दिया। तो ये उनकी कला है ना। तो ये कला कब पता चलेगी? जब आप वहां जा पाएंगे ना। जब जा नहीं पाएंगे तो कैसे जाएंगे? पैदल तो जाएंगे नहीं, पैदल जाएंगे नहीं तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या होगा कि जब सड़कें बन जाएंगी तो उनका समन्वित मतलब इंटीग्रेटेड तरीके से मिला जुलाकर विकास होगा और तेज विकास होगा। और कौन सा विकास होगा? आर्थिक विकास तेज होगा। क्लियर? और इन रोड का दूसरा उपयोग क्या है? प्रतिरक्षा। जब भी हमारी लड़ाइयां होती हैं या हमारे सैनिक भाई लोग जो वहां पर हैं, तो ये आने जाने के लिए किस चीज का उपयोग करते हैं? आने जाने के लिए इन्हीं सड़कों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इनकी दैनिक दिनचर्या की चीजें, खाना पीना आना है, कपड़ा लत्ता आना है, इन लोगों को आना जाना है, तो कैसे जाएंगे? इन सड़कों के माध्यम से। और जब लड़ाई की स्थिति में हम जाते हैं, किसी देश से हमारी लड़ाई होती है, तब भी इन्हीं सड़कों का उपयोग किया जाता है परिवहन की दृष्टि से, है ना। तो प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके, इसके लिए क्या बनाया गया था? सीमा सड़क संगठन। क्लियर? ये बात लिख पाएंगे ना आसानी से कि भाई सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई थी, ताकि उत्तरी और उत्तर या पूर्वोत्तर क्षेत्र या उत्तर पूर्वी क्षेत्र का सीमा या पूर्वोत्तर क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों का हम क्या कर सके? इलाकों के परिवहन का समन्वित और तेजी से विकास कर सके, जिससे क्या हो कर सके? यहां के आर्थिक विकास को तेज किया जा सके। और इसके अलावा क्या कर देंगे? प्रतिरक्षा संबंधी व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। क्लियर ये बात?
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, राज्य राजमार्ग से क्या आशय है। सबसे पहली चीज आ गई, यहां पर बात कर रहे हैं कि ये राज्य, तो मतलब हम ऐसे रोड पर बात करने वाले हैं जो राज्यों के होंगे, स्टेट के होंगे। मतलब जिन रोडों के अंदर NH लगा होता है, जिनको आप राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, उनकी बात नहीं करना है हमें। मतलब हमें अब राष्ट्रीय राजमार्ग की बात नहीं करना है। ये किसकी बात करवा रहे हैं? राज्य राजमार्ग की। अगर हमें राजमार्ग नहीं लिखा होता तो हम राज्य से ये समझते कि भाई ये राज्य के राजमार्ग की बात होगी, या जिला सड़कों की बात होगी, या ग्रामीण सड़कों की बात होगी। तो अब इनने क्या लिख दिया? राज्य राजमार्ग। तो ऐसी सड़कें जो राज्य के द्वारा बनाई गई होंगी या राज्य के लिए महत्वपूर्ण होंगी, बड़ी सड़कें होंगी, उनको राज्य राजमार्ग कहा गया होगा। तो राज्य राजमार्ग से क्या आशय है बताना है हमें। क्या आशय है? हमने पढ़ा हुआ था कि जो राज्य राजमार्ग है वो क्या है? राज्यों के जिला मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई हैं उनको क्या कहते हैं? राज्य राजमार्ग कहा जाता है। लेकिन राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालयों से जोड़ने के लिए या जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में इन सड़कों का निर्माण और इनकी देखरेख कौन करता है? PWD विभाग के द्वारा। इसको सार्वजनिक निर्माण विभाग या लोक निर्माण विभाग भी कहते हैं ना। सार्वजनिक की जगह लोक भी लिख सकते हैं, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कहलाता है। तो इसके द्वारा किया जाता है। क्लियर ये बात? कैसे हो गई कि राज्य राजमार्ग की खासियत क्या हो गई कि भाई जिला मुख्यालयों को राजधानी से जोड़ने के लिए बनाई गई सड़कें क्या कहलाती हैं? राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। इन सड़कों का निर्माण और रखरखाव PWD डिपार्टमेंट अर्थात लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, और यह विभाग हर राज्य का अपना अलग अलग होता है। बस उत्तर हो गया अपना। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें पूछा गया है कि परिवहन के विभिन्न साधन बताइए। तो मतलब सिर्फ आपको नाम लिखना है, चूंकि अति लघुत्तरीय है, आप सारे के बारे में ज्ञान नहीं दे सकते। तो परिवहन के विभिन्न साधनों में आप लिख सकते हैं कि परिवहन के विभिन्न साधन है, या तो डायरेक्टली नाम आप लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं कि भाई स्थल साधन, जल साधन और वायु साधन, है ना। आप लिखने का तरीका ये भी कर सकते हैं। परिवहन के विभिन्न साधनों के नाम तो लिखेंगे, परिवहन के विभिन्न साधनों के नाम निम्नलिखित हैं। स्थल साधन, स्थल साधन का आगे आप लिख देंगे सड़क, रेल, ट्रक, ये सारी बातें लिख देंगे। जल साधन के अंदर आप लिख देंगे कि भाई जल साधन में क्या आ जाएगा आपका? जल साधन के अंदर आप जहाज, पानी का जहाज, और वायु साधन के अंदर क्या आ जाएगा? हवाई जहाज, और एक पॉइंट लिख देंगे नीचे पाइपलाइन। वो भी किस में आ जाएगा? आपका स्थल के अंदर। या तो ऐसा लिख सकते हैं, या डायरेक्टली आप नाम बता दें कि भाई कौन कौन से हैं। तो सीधे लिख दें भाई रेल, बस, ट्रक, वायुयान, जलपोत और पाइपलाइन। ये आपके परिवहन के साधन हैं, परिवहन के विभिन्न साधन हैं। तो 3-4 कैटेगरी में स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन ऐसे करके बता सकते हैं, या डायरेक्टली नाम आप लिख सकते हैं। अब सब साधनों को आप समझते हैं क्या है। ये पाइपलाइन है, ये हवाई जहाज है, ये पानी का जहाज है, पहले यूज होता था ऐसे कपड़े वाला, ये ट्रक है, ये अपनी सिटी बस है जिससे अपन जाते आते हैं, और ये अपनी ट्रेन है जिसमें भी अपन आते जाते हैं ना, जाते हैं कि नहीं। तो ये सारे साधन है, तो इनके नाम लिखना है तो नाम हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अगला प्रश्न है पवन हंस क्या है। अब पवन हंस क्या है यार? तो बोले कुछ लोग तो बोलेंगे सर पवन हंस तो यहां नहीं सर, वो तो मानसरोवर में मिलते हैं, वही कहलाएंगे पवन हंस। यहां हम अपने चैप्टर की बात कर रहे हैं ना, हम दुनियादारी की बात नहीं कर रहे हैं कि पवन हंस किसका नाम रखा गया था, कौन सा हंस कहलाता था। हंस की बात नहीं हो रही है ना। ये हंस से फिर वो ये मत कर लेना कि हंस जो है वो मोती चुनता है, हंस चुनेगा मोती चिड़िया दाना खाएगी, ऐसी कहानी नहीं लिखना है। पवन हंस एक हमने यातायात के साधनों में, या जो हम ये अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं देख रहे थे, इनके अंतर्गत हमने एक पवन हंस वाली बात देखी हुई थी। क्या थी वो? क्या था? पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड एक ऑर्गेनाइजेशन था, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता था। किस क्षेत्र में? तो इसमें इसके उत्तर में वही लिखेंगे, पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाओं के लिए। अपतटीय मतलब क्या? जैसे तट से किनारे पर जहां ये पानी में जैसे अपतटीय क्षेत्र क्या कहला जाएगा, मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर कहीं पर क्या कर रहे हैं, अपतटीय मतलब जो ऐसा सागर जो बहुत गहरा नहीं होता है ना, लेकिन हम आप डूब सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि जैसे ये वाला इलाका हो गया, ये बॉम्बे हाई हो गया, यहीं से हम क्या करते हैं, पेट्रोल निकालते हैं। अपन ने पढ़ा हुआ था, खनिजों के अंदर देखा था। तो यहां से हम पेट्रोल निकाल रहे हैं, तो अब यहां से बार बार हमारी बस तो चल नहीं सकती, कुछ और तो चल नहीं सकता। तो यहां पर इनको कौन सेवा देगा? किसी व्यक्ति को एकदम से भूख लगाई है, उसका खाना ले जाना है, या किसी व्यक्ति की शिफ्ट हो गई है, उसको वापस ले जाना है। तो ये पवन हंस क्या करता है? ऐसी सेवाएं इनको प्रदान करता है। किनको? जो भी प्राकृतिक
तेल के लिए या पेट्रोलियम के लिए काम करते हैं। तो क्या हो गया, ये क्या करता है, तेल व प्राकृतिक गैस आयोग को इसकी अपतटीय संक्रियाएं कहलाती ऑपरेशंस, इनके द्वारा जो किया जा रहा है संक्रियाओं में तथा दुर्लभ भूभागों में, जैसे कोई पहाड़ी पर कभी कोई घटना घट गई, एकदम समुद्र में कोई चक्रवात आ गया, कोई दिक्कत, दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना, उत्तराखंड, इन इलाकों में देखते हैं आप कभी बादल फट जाता है, कभी बर्फ जमीन खिसक जाती है। तो ऐसे दुर्लभ क्षेत्रों में क्या करते हैं, ऐसे दुर्लभ प्रदेशों के अंदर आंतरिक क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में वो बर्फ का पहाड़ फिसक गया, यात्री फंस गए, तो ऐसे यात्रियों को निकालने का काम कौन करती है, ये ले जाएंगे। या लग रहा है कि 2 दिन बाद खुल जाएगा और वहां पर खाना पहुंचाना है, तो भी कौन करेगा, ये पवन हंस लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। क्लियर ये बात। तो हम किसकी बात कर रहे हैं पवन हंस में, तो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है जो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए उनकी जो अपतटीय संक्रियाएं होती हैं उसमें, और दुर्गम क्षेत्र ऐसे जैसे उत्तर का इलाका, पहाड़ी क्षेत्र जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये क्या करते हैं, उनके आंतरिक भागों में सहायता प्रदान करने के लिए या अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाते हैं। जैसे आप कभी जम्मू जाएंगे तो वहां पर आप एक हेलीकॉप्टर चलने लगा है, क्योंकि बहुत चढ़ाई होती है, तो आप हेलीकॉप्टर से पर्ची कटवा लो और वहां से अपना 1000-2000 का टिकट कटता है, तो जम्मू से डायरेक्ट बैठो और वैष्णो देवी के पास सीधे उतर जाओ। आपको चढ़ाई 20-25 किलोमीटर कम हो जाएगी, 1-2 किलोमीटर चढ़ना है। तो ऐसी सेवाएं प्रदान करता है कौन, पवन हंस, है ना। अगला है प्रश्न नंबर 7, देश के प्रमुख संचार साधनों को बताइए, है ना। आपको इसमें इनके नाम बताने हैं, मतलब इनकी डिटेल नहीं लिखाना है क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय टाइप का है। तो निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन मतलब क्या, टीवी, टेलीविजन कहते हैं ना, दूर का दर्शन, मुझे आप देख पा रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरीके का दूरदर्शन। पास से दर्शन हो रहा है क्या, मेरे पास से नहीं हो रहा है ना, मेरे दूर से ही दर्शन हो रहा है। तो ये क्या हो गया, निजी दूरसंचार मतलब प्राइवेट टेलीकॉम, और जनसंचार है ना, पब्लिक कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या कर रहे हैं आप, दूरदर्शन का उपयोग होता है। इसके अलावा रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि प्रमुख संचार के साधन है। संचार के साधन क्या कहलाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, संचार जिसमें आपको जानकारियां दी जाती हैं या मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, सरकार की कुछ नीतियां या सरकार की कुछ प्रोग्राम या जो भी हमारे यहाँ बहुत वेलफेयर की स्कीम्स चल रही हैं उन सबको आपके पास उपलब्ध कराया जाता है, उनकी जानकारियां उपलब्ध कराई जाती हैं, है ना। मनोरंजन में टीवी में अपन पिक्चर देख लेते हैं, सिनेमा में चले जाते हैं, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, संचार के साधनों में उपलब्ध होती हैं। तो इनके नाम बताना है, इनके मतलब इनके प्रमुख संसाधनों को बताइए, तो सिर्फ हमें नाम लिख देना है। निजी और दूरसंचार, दूरदर्शन, रेडियो और ये सब अपन ने यहाँ पर लिख दिए। क्लियर ये बात। अगला है प्रश्न नंबर 8, डिजिटल भारत क्या है, व्हाट इज द डिजिटल इंडिया, है ना। किसको कहेंगे आप डिजिटल भारत, क्या है डिजिटल भारत। बोले सर वो कंप्यूटर से चलेगा वही सब है डिजिटल, और क्या है, ऐसा थोड़ी होगा, है ना, कैसे ही होगा, कंप्यूटर चला दें सब कुछ। तो इसमें देखो डिजिटल भारत क्या है, डिजिटल भारत का सरकार का अपना एक अलग मतलब है, मतलब जो बड़े लोग बैठे हुए हैं देश की सरकार चला रहे हैं, वो डिजिटल भारत का मतलब ये नहीं सोचते हैं कि हर एक व्यक्ति कंप्यूटर, सारे काम कंप्यूटर से होने लगे तो डिजिटल भारत हो जाए। समझ रहे हैं बात का, डिजिटल भारत के पीछे लॉजिक, कुछ काम कंप्यूटर से ही करवाना है भविष्य में, लेकिन उसके पीछे लॉजिक कुछ और है, क्योंकि भारतीयों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बहुत टैलेंटेड है हम आप लोग। मतलब हमारे पास एक शब्द है जिसको कहते हैं अपन जुगाड़, अपने पास हर चीज की जुगाड़ रहती है ना, तो वो प्रतिभा क्या है निकाल कर लानी है, तो वो हमें इसमें देखने। तो देखिए डिजिटल भारत में क्या है ना, वो मजाक वाली बात जुगाड़ मत लिख देना कि सर यहाँ पर जुगाड़ लिख देंगे, जुगाड़ में फिर चलेगा नहीं, है ना। डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए है ना, मेन चीज क्या हो गई, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए। क्योंकि हम और आप में अगर देखें तो हमारी पिछली पीढ़ी में और हम और आप में जनरेशन गैप है। वो लोग ऐसे जमाने के थे जब क्या हो रहा था कि पढ़ाई चौक और बोर्ड से होती थी। हम आप ऐसे हैं कि आप में और हम में कुछ लोगों ने मार्कर वाले बोर्ड से पढ़ा होगा, कुछ लोग स्मार्ट बोर्ड से पढ़ रहे होंगे। इसको कहते हैं संक्रमण काल। अगली पीढ़ी जो होगी वो क्या होगी, टोटल इसी पर पढ़ेगी, स्मार्ट बोर्ड पर। फिर उनके लिए वो पेन, स्याही, इंक, इनमें गांव के अंदर कोई रहे होंगे कभी तो उनने पार्टी बोरका में भी पढ़ा होगा, एक में काला रख लेते, एक में सफेद रख लेते हैं, फिर बोर के लिखते आते हैं। आप लोगों में बहुत कम होंगे, लेकिन कोई देख रहा होगा, शायद उसने ऐसा, उनके घर में कभी चर्चा होती हो तो ऐसे भी होते। तो अब उससे और हम में क्या है, बहुत अंतर आ गया। तो क्या है, ज्ञान आधारित कार्यक्रम है ना, ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए ये वाली डिजिटल भारत हो गई कि ज्ञान आधारित परिवर्तन, देश ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए देश को तैयार करने का एक क्या है, विशाल कार्यक्रम है, छोटा सा नहीं है कि एक बार में कर दे। इसमें क्या होगा, डिजिटल भारत का मुख्य उद्देश्य आईटी मतलब इंडियन टैलेंट मतलब भारतीय प्रतिभा। जैसे आप लोगों के अंदर प्रतिभा कूट कर भरी है, वो तो निकल कर नहीं आ रही है, तो भारतीय प्रतिभा प्लस
आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी। अगर इंडियन टैलेंट को सूचना प्रौद्योगिकी से मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? कल का भारत बनेगा। उदाहरण के लिए मैं लिखता हूं कि भारत क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूसर कंट्री है, मतलब भारत में सबसे ज्यादा क्या बनते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं। और अपन ने कई बार बात की है कि भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियरों का दुनिया की किसी ना किसी कंपनी से नाता है। दुनिया में ऐसी तो कोई कंपनी है ही नहीं जिसका भारत के इंजीनियरों के साथ संबंध नहीं है, या तो सीधा है या टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं ना कहीं से है। तो ऐसा ही कल का भारत बनाना है ताकि हम तकनीकी की दुनिया में हमारी पकड़ हर एक क्षेत्र में हो सके, एक पकड़ के एक क्षेत्र के अलावा। अभी हम किस लिए जाने जाते हैं? हम सॉफ्टवेयर महाविस्फोट के रूप में, हम महाशक्ति हैं सॉफ्टवेयर की। हमारे पास इतने इंजीनियर और इतने पैदा होते हैं हमारे यहां पर, और वो दुनिया भर की हर एक कंपनी में काम कर रहे हैं। कोई कंपनी नहीं है ऐसी जहां पर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत का नहीं है। तो समझ गए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? आईटी प्लस आईटी इक्वल टू कल का भारत। आईटी मतलब क्या हो गया? इंडियन टैलेंट, भारतीय प्रतिभा। आईटी मतलब क्या हो गया? सूचना प्रौद्योगिकी। और इसका मतलब क्या हो गया? क्या बनाएंगे इन दोनों को मिलाकर? कल का भारत बनाएंगे। हाँ, तो कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। सारी चीजें क्या होंगी? टेक्नोलॉजी आधारित होंगी। सब कुछ हम किस आधार पर करेंगे? टेक्नोलॉजी के आधार पर करेंगे। क्लियर? तो ये लिख पाएंगे, डिजिटल भारत ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए देश को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी को मिलाकर कल के भारत में होने वाले परिवर्तन, है ना। आप ऐसा ही लिखेंगे, ये प्लस प्लस आप अगर समझ में ना आए तो आप ऐसा ही लिखेंगे, भारत कार्य मतलब डिजिटल भारत कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारतीय प्रतिभा और सूचना प्रौद्योगिकी को मिलाकर कल के भारत में होने वाले परिवर्तन को समझना है और तकनीकी को केंद्र में रखकर बदलाव लाना है। क्लियर? तो ये हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अब प्रश्न आ जाते हैं यहां से आपके क्या लघु उत्तरीय टाइप के प्रश्न आ जाते हैं। हम इसमें देखेंगे कि भाई थोड़े से हमें शॉर्ट आंसर लिखने हैं, उनसे बड़े लिखेंगे जो भी हम देखते रहे जिनको आप वेरी शॉर्ट कह रहे थे, और जो लॉन्ग आंसर है उनकी तुलना में थोड़ा सा छोटे लिखेंगे। कई बार वो उतने ही पहुंच जाते हैं जितने लॉन्ग आंसर होते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन फिर भी हम उनकी कंपेरिजन में थोड़ा सा छोटा लिखेंगे। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग और जिला मार्ग के बारे में हमको बताना है, जिला मार्ग के बारे में बताना है और राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में बताना है। ये ऐसा प्रश्न क्यों पूछ लिया? ऐसा पूछ लेते कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग के बारे में बता दीजिए। ये इस कारण से पूछा होगा कि थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा हो, ताकि आप जैसे ही स्टेट लेवल पर उतरे, मतलब राज्य के में देखें तो हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि राज्य राजमार्ग या राज्य के हाईवे, स्टेट हाईवे जिनको कहते हैं, तो अपन हड़बड़ाहट में ऐसा ना लिख देंगे स्टेट हाईवे, फिर गलत हो जाए, काटें कॉपी गंदी हो जाए। तो हम सोचें कि भाई जिला मार्ग के बारे में बात कर रहा है तो थोड़ा सा क्लिक करें, स्टेट हाईवे से नीचे, राज्य राजमार्ग से थोड़ा सा नीचे हमको आना है। हमने देखा था ना सबसे ऊपर क्या है आपका नेशनल हाईवे जिसको आप राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, उसके नीचे अपन ने क्या देखा था? स्टेट हाईवे जिसको आप राज्य राजमार्ग कहते हैं। उसके नीचे अपन ने क्या देखा था? डिस्ट्रिक्ट रोड जो जिले के अंदर डाली जाती थी। फिर उनके अंदर अपन ने देखा था अदर रोड, जिनमें अपन ने प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं के बारे में बात की थी, ग्रामीणों को शहरों से या ग्रामीण क्षेत्र को शहरों से कनेक्ट करना। क्लियर ये बात? तो इसमें ये दो चीजें पूछी हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग आपको पता है क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं, बड़े बड़े शहरों को जोड़ने का काम करते हैं, या हम ऐसा लिख दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग देश के प्रमुख शहरों को जोड़ने का कार्य करते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा, मतलब केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जाता है और इनके द्वारा ही इनका रख रखाव किया जाता है। अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की दिशाओं में फैले हुए हैं। कई सारे राजमार्ग हैं ऐसे, जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, बड़े बड़े शहरों को कनेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली और अमृतसर है ना, दिल्ली सेंटर में है, अमृतसर पंजाब में है। दिल्ली और अमृतसर को जोड़ने वाली ऐतिहासिक सड़क जिसको आप शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से जानते हैं, इसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई ये रोड क्या कर रहे हैं, अपना देखा गया अमृतसर भी बड़ा शहर है, दिल्ली भी, इसको इन्होंने जोड़ दिया। दिल्ली और मुंबई को भी जोड़ दिया गया है, दिल्ली और कलकत्ता को भी जोड़ा गया है, दिल्ली और चेन्नई को भी जोड़ा गया है, मुंबई और चेन्नई को भी जोड़ा गया है, कलकत्ता और चेन्नई को भी जोड़ा गया है, अहमदाबाद और बड़ौदा को भी जोड़ा गया है, भोपाल और इंदौर को भी जोड़ा गया है, लखनऊ और कानपुर को भी जोड़ा गया है। जितने भी बड़े शहर भारत में होंगे इनको सबको जोड़ना, ताकि क्या हो, इन शहरों से कनेक्टिविटी, मतलब इनसे परिवहन बहुत आसान हो सके। इस कारण से इनको क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय राजमार्ग।
अब जिला मार्ग के लिए क्या बात करें भाई कि जिला मार्ग किसको कहा जाए, तो जिला मार्ग एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि जो राज्य का राजमार्ग है उससे निचला स्तर है। हमने पढ़ा था राज्य राजमार्ग क्या कर रहा था कि भाई जो प्रदेश की राजधानी है उसको जिला मुख्यालय से जोड़ रहा था। तो अब जिला मार्ग क्या करेगा कि जो जिला मुख्यालय है उसको विभिन्न प्रशासनिक जो या जिले के अंदर कोई कस्बे हैं या प्रशासनिक केंद्र उनके साथ जोड़ेगा। देखना ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय के साथ जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व किसके पास है, जिला परिषद के पास इनका उत्तरदायित्व है। क्लियर ये बात। तो अब ये दोनों हमने देख लिया यहां पर कि राष्ट्रीय राजमार्ग वाली बात भी हो गई और जिला राजमार्ग वाली बात भी हो गई। अगला प्रश्न है आपके पास कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इस योजना का उद्देश्य हमको बताना है कि क्या उद्देश्य होगा। तो यह भी क्या हो गई, एक तरीके की आपकी राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग वाली बात हो गई। अब देखो इसमें इन्होंने बोला है कि भाई आपको स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में बात करना है, मतलब ऐसे 4 रोड चतुर्भुज बन रहा होगा। तो सबसे पहले आपको रिकॉल करा दूं कि आपको शायद याद होगा कि अपन ने दिल्ली, ये मैं दिल्ली मान लेता हूं डी से, दिल्ली से किसको कनेक्ट कर रही थी, मुंबई को, मुंबई या बंबई को एम से मान लेते हैं। ये कनेक्ट कर रही थी किसको, चेन्नई के साथ, मतलब सी। और ये किसको जोड़ रही थी, यहां पर अगर हम देखें तो ये किसको जोड़ रही थी, कलकत्ता को, है ना, सी से लिख देते हैं। तो आप ये देखेंगे ये रोड था जो 4 भारत के महानगर या मेट्रोस जो बड़ी शहर है उनको जोड़ने का काम था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता, है ना, 2 सी हो जाएगा तो अपन CAL लिख देते हैं, है ना, कलकत्ता। तो ये 4 महानगरों को जोड़ने वाली लगभग देखने में अगर आप नक्शे पर देखेंगे चतुर्भुज के तरीके से दिखती है। इस कारण से क्या कह दिया, स्वर्णिम चतुर्भुज कह दिया गया है ना। तो अब इसमें देखेंगे भाई ये किन किन शहरों के, तो यही हमें बताने हैं 4 शहर। तो भारत सरकार ने दिल्ली और कोलकाता, है ना, दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई, और चेन्नई को दिल्ली से, मुंबई को दिल्ली से, कलकत्ता को दिल्ली से सबसे जोड़ने की कोशिश करी। तो भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, चेन्नई मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली, अब ये रोड कैसे हैं, 6 लेन रोड हैं, मतलब 3 लाइन ऐसी हैं जिस पर आप सिर्फ जा सकते हैं और 3 लाइन ऐसी हैं जिस पर आप सिर्फ आ सकते हैं। तो 3 और 3 कितने हो गए, 6। तो जोड़ने वाली क्या हो गई, 6 लेन महाराजमार्गों की एक सड़क परियोजना है। इस परियोजना के 2 भाग हो गए, है ना, कौन कौन से, एक तो हो गए स्वर्णिम चतुर्भुज वाला और इस परियोजना में कुछ गलियारे भी है ना। तो इस परियोजना के तहत 2 गलियारे भी प्रस्तावित हैं। अब गलियारे कैसे प्रस्तावित हैं, गलियारे का मतलब फिर वही होता है रोड या कॉरिडोर, बड़े वाले रोड जो हो जाते हैं। तो दो गलियारे कौन कौन से प्रस्तावित हैं, प्रथम गलियारा है उत्तर दक्षिण। तो नक्शे पर देखेंगे तो उत्तर आता है, आप कोई भी मैप देखेंगे तो ऐसा लिखा मिलता है, मतलब उत्तर ऊपर की तरफ है। तो एक रोड आ रहा होगा उत्तर से कहां तक, दक्षिण की तरफ, ये हो गया उत्तर दक्षिण गलियारा। और दूसरा गलियारा क्या है, जिसको कहते हैं पूर्व पश्चिम गलियारा, मतलब कैसा होगा, इस तरीके से कुछ होगा ऐसा। ये मैं यहां बना देता हूं आपका, ये हो गया क्या हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा, ये हो गई उत्तर वाली बात और ये हो गई क्या, दक्षिण वाली बात। और फिर ये कह रहे हैं कि पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये हो गया हमारा पश्चिम वाली बात और ये हो गई हमारी पूर्व वाली बात। तो ये 2 गलियारे हो गए। अब इनमें शहर के नाम भी हम बता देंगे कौन कौन कहां को जोड़। 2 गलियारे प्रस्तावित हैं, प्रथम गलियारा उत्तर दक्षिण गलियारा, जो किसको जोड़ रहा है, उत्तर में जम्मू को, उत्तर में श्रीनगर से, दक्षिण में किसको जोड़ता है, कन्याकुमारी को जोड़ता है। ठीक है, तो ये एक नाम दिया जाएगा, उत्तर में श्रीनगर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। और दूसरा गलियारा, ये द्वितीय पूर्व से पश्चिम गलियारा है, जो पश्चिम में यहां पर क्या है, पोरबंदर, जहां पर गांधी जी पैदा हुए थे। तो पोरबंदर को असम के सिलचर के साथ जोड़ता है ना, सिलचर को पोरबंदर के साथ या पोरबंदर को सिलचर के साथ जोड़ता है। क्लियर ये बात यहां तक की। अब देखो इस महामार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये बताना है यहां पर कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि भारत की मेगा सिटीज, मतलब जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको क्या है, उनके बीच की दूरी को कम करना है, उनके बीच में जो परिवहन है उसकी दूरी को समय को कम करना है। तो उनके मध्य की दूरी और परिवहन के समय को न्यूनतम करना है या कम करना है। ठीक, यह परियोजना क्या है, यह परियोजना किसके द्वारा चलाई जा रही है या इस परियोजना को कौन संभाल रहा है, तो इस परियोजना को NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको कहते हैं क्या, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है या चलाया जा रहा है या इसका निर्माण और रखरखाव किया जा रहा है। क्लियर ये बात।
यहां तक की बात क्लियर? क्या लिख देंगे भाई? स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 शहर बता देंगे, उस परियोजना का एक हिस्सा और है उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम गलियारा, उनके बारे में बता देंगे, उद्देश्य बता देंगे कि मेगा सिटीज को जोड़ना है, उनके बीच के समय को कम करना है और उनके बीच की दूरी को कम करना है। कौन संभाल रहा है इस परियोजना को? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इसको देखा जा रहा है, जिसको NHAI भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये बताना। अब इसमें हमें क्या बताना है? सड़क की महत्वता के बारे में बात करनी है। महत्वपूर्ण दोनों है, ऐसा नहीं है कि रेलवे महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमें यहां पर रेलवे के ऊपर सड़क परिवहन की महत्वता को बताना है कि ये रेलवे से कैसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे और आपके लिए। ठीक, या ऐसा लिख सकते हैं कि भारत में सड़क परिवहन अभी भी रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। स्पष्ट कीजिए या कथन की पुष्टि कीजिए। दोनों का उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। तो आप सड़क भी जानते हैं और आप रेल भी जानते हैं, सभी जगह आपने यात्रा की होगी, की कि नहीं की? सड़क भी जानते हैं और आप रेलवे भी जानते हैं, रेल भी जानते हैं। रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए ऐसा तो है नहीं कि रेलवे स्टेशन आपके घर आ जाता है कि बोले भाई ट्रेन आ गई बैठो, तो रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए आपको सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। फिर जब आप गंतव्य पर पहुंचते हैं, आपके डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, तो भी आपको उतरकर सड़क का प्रयोग करना पड़ता है। मतलब सड़क घर घर को कनेक्ट कर सकती है, रेल अभी नहीं कर पा रही। हो सकता भविष्य में ऐसी कोई स्कीम निकले कि सबके दरवाजे से रोड भी निकला है, बगल से ट्रेन भी निकालना है कि जब भी निकले जंजीर खींचो चढ़ जाओ। भविष्य में कभी 200-500 साल बाद ऐसा कुछ हो जाए, अभी तो नहीं है ना। तो हमें इसी आधार पर इनकी क्या करनी है? महत्वता बतानी है। समझ गए ना कि अपन कैसी महत्ता बताने वाले हैं? मैंने एक झलक बताने की कोशिश की है आपको, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर में तो आपको पता होगा। अब देखें यहां पर क्या है, हम लिखेंगे सड़क परिवहन महंगा होता है, बिल्कुल महंगा होता है। ट्रेन में किराया कम लगता है, सड़क में किराया ज्यादा लगता है, ये हम आपको पता है। कई सारे इतने हम आप में से इतने महान लोग हैं कि टिकट ही नहीं लेते, चढ़ जाते हैं। बोले पकड़ गए तो आना फ्री और जाना फ्री, पकड़ गए तो खाना फ्री। कुछ लोगों का नारा ऐसा रहता है, बोले चले गए तो जेल में हथकड़ी डाल देंगे और दिन भर रखेंगे तो एक टाइम पर खाना भी खिला, कुछ इस उद्देश्य से भी जाते हैं। समझ गए ना? तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो सड़क परिवहन, सड़क में बस में किराया थोड़ी सा ज्यादा है ट्रेन की तुलना में, तो लिखेंगे यद्यपि सड़क परिवहन महंगा होता है परंतु इसका बहुत अधिक महत्व है। कैसा महत्व है? सड़क परिवहन बड़े बड़े नगरों एवं औद्योगिक केंद्रों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ता है। जैसे आप मान लो कोई दाल मिल है, कोई कपास की, कोई कपड़ा मिल है, तो गांव से क्या होगा? ट्रकों में लदकर कपास जाएगा उस मिल तक। तो बड़े बड़े नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों को किससे जोड़ रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ता है। हर गांव के अंदर आपको ट्रेन नहीं मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्र, खनिज उत्पादक क्षेत्र, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में रेल नहीं चलाई जा सकती है, रेल पटरी नहीं डाली जा सकती, अतः वहां सड़कों का विकास किया जा सकता है। सड़क आसानी से डाल सकते हैं, सड़क बनाने में भी आसान होती है और ऐसे उबड़ खाबड़ इलाकों में रेल की तुलना में बहुत सस्ते में बन भी जाती है। क्लियर? तो वहां पर सड़क का विकास किया जा सकता है। सड़क परिवहन रेल द्वारा लाए गए सामान को नियत स्थान तक, मतलब कोई सामान लाए हैं, कहां भेजना है तो वो भी ट्रक से भेजना पड़ेगा, तो नियत स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे आपका ही घर का सामान आना हो तो ऐसा थोड़ी होगा कि आपके यहाँ घर में ट्रेन पार्क कर दी, बोले डब्बा पार्क हो गया खाली कर लो, ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जहां रेलवे स्टेशन पर सामान उतरा है वहां अपना ट्रक लगाएंगे, अपना सामान उस ट्रक में भरेंगे, फिर धीरे से आप अपने घर पर ले आएंगे ट्रक के माध्यम से। तो सामान को नियत स्थान पर पहुंचाया जाता है और रेल द्वारा ढोए जाने वाले माल को, है ना, यार्ड तक। क्योंकि अब जैसे रेल से हमें कोई माल ले जाना है तो अब रेलवे आपके घर फिर नहीं आएगी, तो आपको माल क्या करना पड़ेगा? रेलवे प्लेटफॉर्म तक ले जाना पड़ेगा या यार्ड तक, जहां से वो गाड़ी लदती है, जहां से उस गाड़ी में सामान डालते हैं, वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जो हैं, या जैसे कोई चीज है, जैसे मछली जा रही है, दूध प्रोडक्ट है या कुछ भी है, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने के लिए रेलों की तुलना में किसका प्रयोग करते हैं? सड़क ज्यादा उपयोगी। क्यों? क्योंकि ट्रेन गई और उसको रेड सिग्नल आ गया, पता चला कि रेड सिग्नल 5 घंटे बाद तक नहीं खुला, तो मालगाड़ियों के साथ होता है ऐसा, कई बार 2-2 दिन खड़ी रहती हैं, तो फिर क्या होगा? आपका दूध जो उसमें रखा है वो फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो फिर अपन ने क्या किया? अपने ट्रक में या अपनी पिकअप में डाला और जल्दी से ले गए, जहां ले जाना तुरंत बेचा या खाली किया और चले आए। तो रेलों की तुलना में सड़क परिवहन अधिक उपयोगी है। जैसे क्या? अंडा, मांस, दूध, फल, सब्जी आदि ये जल्दी भेजने पड़ते हैं भाई, रात में लदे सुबह मंडी पहुंच जाए, बिक जाए, आसानी से सबके घर चला जाए, सब्जी बन जाए, लोग खा लें। तो इस कारण से क्या है? सड़क परिवहन का अधिक उपयोग है। क्लियर? ये बात आसान है। रोड मतलब सड़क का किराया महंगा है, सड़क डालना सस्ती है कंपैरेटिवली रेलवे की।
ये क्या होती है, लोगों को घर घर से जोड़ती है, ये एक दूसरे यातायात के बीच में भी कड़ी का काम करती है। जैसे आपको हवाई जहाज भी पकड़ना है तो भी आपको सड़क के थ्रू जाना है, पानी का जहाज पकड़ना है तो भी सड़क के रूप में जाना। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये विभिन्न यातायात साधनों में एक कड़ी का उपयोग करती है, और उदाहरण देकर ऐसे समझा सकते हैं। और ये महत्वपूर्ण चीजें जो जल्दी खराब हो जाती है उनके लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। क्लियर यहां तक की बात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पाइपलाइन परिवहन के महत्व को समझाइए। पाइपलाइन परिवहन क्या है? कौन सा पाइपलाइन? पाइपलाइन मतलब समझते हैं ना, एक पाइप से ऐसे आपके घर में नल आता है कि नहीं आता है? पानी आता होगा ना, पानी कैसे आता है? पाइपलाइन से। तो पाइपलाइन वही हो गई जैसे पानी आता है। तो पाइपलाइन परिवहन के महत्व को हमें समझाना है। तो हमको ये समझ में आ रहा है कि पाइपलाइन जब डाल रहे हैं तब तो बड़ा महंगा होगा, लेकिन एक बार डल जाने के बाद, एक बार पाइपलाइन डल गया तो सुबह रोज 8 बजे अपन देखते हैं और अपना नल चालू करते, खट से टंकी भर लेते हैं। अगर ऐसे ही दूसरे तरल पदार्थ पाइपलाइन के माध्यम से आने लगे तो टाइम से वो हमारे पास पहुंचने लगे, समय भी बचेगी, यातायात का भी समय बचेगा, यातायात का पैसा भी बचेगा, है ना। और आसानी से दूर दूर के क्षेत्रों पर भी एक बार की कॉस्ट है, एक बार पाइपलाइन डालना महंगा है, इसके बाद डल गई तो उसको चलाना बहुत आसान है। देखो, जिस प्रकार मोटर, रेल, जल जहाज और हवाई जहाज से तरल, ठोस और शुष्क पदार्थों का परिवहन किया जाता है, उसी प्रकार तरल पदार्थों और गैसीय पदार्थों के परिवहन में पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। इनके परिवहन में किसका उपयोग करते हैं? पाइपलाइनों का उपयोग किया जाता है। जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम, है ना, या गैस, इन सब का परिवहन कैसे होता है? ज्यादातर पाइपलाइन के माध्यम से किया जाता है। इनके लिए पाइपलाइन के जाल बिछाए गए हैं। अब इसकी महत्ता क्या है तो उनको हम अलग अलग पॉइंट में लिखने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट, पाइपलाइन किसी भी क्षेत्र में, आप पहाड़ पर ले जाना है वहां से डाल दो, आराम से उबड़ खाबड़ इलाकों में, कठिन क्षेत्रों में, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में, दुर्गम इलाकों में, पानी से निकालना है, नदी से निकालना है, कहीं से भी आसानी से निकाली जा सकती है ना। तो उनके पानी के भीतर, पर्वत के भीतर से, कहीं से भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, बिछा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसका संचालन और रख रखाव की लागत बहुत कम। एक बार डल गई तो ज्यादा लफड़ा नहीं है, डालने में ही मेहनत बहुत है ना, लागत बहुत कम है। सिर्फ डालने में क्या है, जब पहली बार बिछाते हैं तो खर्चा ज्यादा है। इस पर माल की आपूर्ति निरंतर होती है। नल आपका डेली आता है ना, 7 बजे 8 बजे जो भी टाइम होगा आपका, है ना। आप अपने कमेंट करके बताना कि नल कितने बजे आता है। तो ऐसा ही क्या है कि आप यहां पर जैसे ही आप पाइपलाइन चालू हो गई, अपन ने कोई फैक्ट्री डाल ली कि अपन को पेट्रोल की जरूरत है, बस उसका समय पता है कि भाई सुबह सुबह आएगा, अपना मीटर चालू है, भर लो जितनी जरूरत है, अपनी लिमिट खत्म हो गई, बंद कर दो कि आप नहीं यूज करेंगे यहाँ पर। तो पूर्ति क्या होती है, माल की पूर्ति निरंतर होती रहती है, जिससे क्या हुआ, दूर दूर के स्थानों पर भी खनिज तेल एवं गैस पहुंचाई जाती है ना। आप देख रहे होंगे ऑटो वाली जो गैस है वो जगह जगह पर जा रही है, पंपों के अंदर, है ना, सीएनजी जिसको आप कहते हैं। पाइप परिवहन के विकास से गैस आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना दूर दराज के क्षेत्रों में भी की जा रही है, और साथ ही साथ जो उर्वरक कारखाने हैं उनमें भी गैस की या प्राकृतिक गैस की मदद लगती है या उसकी जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि अब ये जो खाद के जो हैं, जो भी उर्वरक क्षेत्र हैं, उर्वरक कारखाने हैं, वो केवल आपको पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में की बजाय आपको भारत के भीतरी इलाकों में भी देखने को मिलेंगे, चूंकि पाइप के माध्यम से गैस आ जाती है। तो ये इसके 3-4 पॉइंट अपन ने क्या लिख दिए, महत्ता के लिख दिए। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, कंप्लीट। प्रश्न नंबर 5, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख पत्तनों के नाम लिखिए। पत्तन मतलब क्या है, बंदरगाह, बंदरगाह या पोर्ट, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोर्ट। तो प्रमुख पत्तनों के नाम बताइए एवं वहां से परिवहन की जाने वाली वस्तुओं के नाम बताइए। ये क्या कह रहा है, पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट क्या हो गया, पश्चिमी तट हो गया ये वाला, भारत का ये वाला इलाका क्या है, पश्चिमी तट है। तो आपको गुजरात से लेकर और केरल तक या कन्याकुमारी तक के यहां पर इस रेंज में जो भी तट स्थित हैं या जो भी प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है यहां पर। तो हमारे यहां से स्टार्ट होंगे, कांडला से हम स्टार्ट करेंगे, और कांडला से स्टार्ट करते करते हम कोच्चि तक इनको देखेंगे। ये प्रमुख सब नहीं लिखेंगे, सब लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा, पन्ना भर जाएगा अपना। कुछ खास के बारे में सिर्फ जानकारी लेना है। क्लियर। तो अब देखें क्या है। तो सबसे पहला प्रमुख अपन ने ये लिख दिया कि भाई प्रमुख पत्तन निम्नलिखित हैं। पहला आ गया कांडला। कांडला हमने देखा था गुजरात में, यह गुजरात में स्थित है। यहां से कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, नमक, चूंकि गुजरात में नमक भी उत्पादित होता है, कपास, सीमेंट, चीनी व तेल के सामान का परिवहन होता है। अब ये नहीं बताना कि आयात करते हैं कि निर्यात करते हैं, परिवहन होता है, मंगाते भी होंगे और भेजते भी होंगे, ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा, गुजरात के बाद महाराष्ट्र में आ गए तो मुंबई, यह भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है या पोताश्रय है, और भारत का सबसे बड़ा भी है और भारत का सबसे व्यस्त भी है ना। यहां से पेट्रोलियम उत्पाद और शुष्क माल, है ना, जो सूखा माल होता है उसका परिवहन होता है। क्लियर।
इसी के नीचे एक और है जिसको कहते हैं नहावा सेवा। इसका नया नाम है, नहावा सेवा का नया नाम है, इसको कहा गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, इसका नया नाम रखा गया है। यह भारत का आधुनिकतम बंदरगाह है, जो क्यों बनाया गया है? मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए। तो फिर यहां पर भी परिवहन किनका होता होगा? जो मुंबई से करते हैं, शुष्क माल का और प्राकृतिक तेल या पेट्रोलियम का हम क्या करते होंगे? यहां से परिवहन करते होंगे, आयात और निर्यात दोनों होता होगा। मार्मागांव क्या है? गोवा में स्थित एक प्रमुख बंदरगाह है और यहां से आपको याद होगा हम क्या निकालते थे? लौह अयस्क का निर्यात करते थे, शायद अगर आपको याद हो, हम पढ़ चुके हैं सारी बातें। न्यू मैंगलोर ये कर्नाटक के अंदर स्थित है और इस पत्तन से उर्वरक, पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य तेल, ग्रेनाइट पत्थर और सामान्य माल का परिवहन करते हैं, है ना। इनके अलावा आप देखेंगे न्यू मंगलौर से हम क्या करते हैं? जो कुद्रेमुख की खदानों का लौह अयस्क है उसको भी निर्यात करते हैं, वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। अगला है प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर, जिसको कहते हैं कोच्चि। यह पत्तन, यह बंदरगाह केरल में स्थित है। इस पत्तन से पेट्रोलियम उत्पाद और उर्वरक तथा अन्य कच्चे माल का परिवहन किया जाता है या व्यापार किया जाता है। तो हमने ये 4-5 बंदरगाहों के नाम लिख लिए। कांड्रा लिख लिया, मुंबई लिख लिया, नहावा सोवा लिख लिया, मार्मागांव लिख लिया, न्यू मैंगलोर लिख लिया और कोच्चि लिख लिया। ये 5-6 के नाम लिख दिए तो हमारा क्या हो गया? उत्तर कंप्लीट हो गया। और साथ में हमने ये भी बता दिया कि यहां से हम किस किस चीज का व्यापार करते हैं। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में अंतर बताइए, है ना। हमें इन दोनों के अंतर बताना है। ये 2 प्रश्न आपके पास। एक प्रश्न कहता है परिवहन और संचार के मध्य अंतर बताना है। दूसरा प्रश्न कहता है बंदरगाह और पत्तन के अंदर अंतर बताना है। चूंकि दोनों में कहने के लिए तो क्या कहते हैं कि भाई दोनों एक ही खास बातें हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है, तो इन अंतरों को हमें बताना है यहाँ पर, है ना। जनरली अपन क्या कहते हैं कि पत्तन, बंदरगाह समझने के लिए पोर्ट एक ही बात है, लेकिन बेसिक कुछ अंतर होता है, वो बेसिक अंतर हमें यहाँ बताना है। क्लियर? तो अब आता है परिवहन के साधन तथा संचार के साधनों में अंतर आप बताइए। तो अब अंतर क्या बताएंगे परिवहन के साधन में? सबसे पहले परिवहन के साधन पकड़ लेते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक माल को लाना व ले जाना तथा सवारियों को लाना या ले जाना परिवहन के साधनों द्वारा ही संभव होता है। यहां पर क्या लिख देंगे इसके अपोज में? संचार के साधन क्या है? संदेश और सूचनाओं को, यहां पर माल नहीं ले जाएंगे और इंसान नहीं ले जाएंगे, संदेश और सूचनाओं को, है ना। आपका कोई लेटर है, कोई इंफॉर्मेशन है, संदेश और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे यहां पर? कि परिवहन के साधन स्थल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग है ना। ये इन मार्गों के थ्रू होते हैं। इनमें कार, बस, रेल, जलयान, वायुयान आदि वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसमें किनका उपयोग करते हैं? संचार के साधनों में डाक, तार, टेलीफोन, बेतार, मोबाइल, रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, इन सब का उपयोग किया जाता है। तो ये हमने इसमें उपयोग बता दिए। ये इसके क्या हो गए? प्रमुख अंतर हो जाते हैं। ठीक, चूंकि इसमें 2 हैं, अगर एक ही पूछा होता तो अपन क्या करते? इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते, 1-2 अंतर और लिखा देते। बंदरगाह और पत्तन में अंतर बताना है। बंदरगाह क्या है? होता है जलयान और जहाजों के तट पर आने जाने, ठहरने और विश्राम करने के स्थान को क्या कहते हैं? बंदरगाह कहते हैं। पत्तन किसको कहते हैं? समुद्र तट का वह अंतःस्थल जहां जहाज माल लादने और उतारने का कार्य करते हैं, वो पत्तन कहलाता है। मतलब ये पत्तन क्या हो गया? किसका हिस्सा हो जाएगा? बंदरगाह का ही हो जाएगा। जनरली बंदरगाह के अंदर ही होगा ना, जैसे मुंबई बंदरगाह है तो उसका एक पत्तन होगा जहां से एक ही जगह होगी जहां से माल चढ़ाते होंगे और उतारते होंगे। इसी कारण अपन बोलने में कई बार क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बंदरगाह भी एक ही है और पत्तन भी एक ही है ना, पोर्ट कर देते हैं। तो ये बेसिक अंतर क्या है कि भाई बंदरगाह का क्या होता है? जहां पर जहाज आते जाते हैं, ठहरते हैं, विश्राम करते हैं, वो सारे स्थान क्या कहलाते हैं? बंदरगाह। लेकिन उनमें एक स्थान ऐसा होता है जहां पर आप माल को लादते हैं और माल को उतारते हैं, उसको क्या कहते हैं? पत्तन कहलाता है। क्लियर ये बात? अगला क्या है? बंदरगाह पर सामान्य सुविधाएं होती हैं, जिसे नगर जैसी सुविधाएं नहीं होती, सामान्य सुविधाएं दी जाती हैं। यहां पर क्या है? पत्तन पर नगर जैसी सुविधाएं होती हैं, जैसे यात्रियों को ठहरने और माल को सुरक्षित रखने, चूंकि माल उतार रहे हैं ना, माल चढ़ा रहे हैं, तो माल को ठहरने, माल को सुरक्षित रखने आदि सभी सुविधाएं होती हैं। बंदरगाह मतलब बस स्टैंड बहुत बड़ा, उसी का एक हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ होता है। चूंकि जहां बंदरगाह है वहां पत्तन तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो बंदरगाह का मतलब क्या है? स्टैंड तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है कि जहाज लद गया और फिर अपन पीछे खड़ा कर देते कि यहाँ खड़े रहो आप, है ना। पोर्ट है, ये अड्डा है कि यहाँ पर आप खड़े रहो। और ये पत्तन क्या हो गया कि वहां पर कुछ माल आ गया तो भाई ऐसा नहीं बारिश में खराब हो जाए, तो रखने वखने की भी जगह बनाई जाती है। तो ये बंदरगाह और पत्तन में प्रमुख अंतर हो जाते हैं। क्लियर ये बात?
आम बोलचाल की भाषा में बंदरगाह पत्तन को एक ही कह दिया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यटन उद्योग के महत्व पर प्रकाश डालिए। भारत में पर्यटन उद्योग के लाभ लिखिए, है ना। वही महत्व जो होगा तो वो क्या होगा, लाभ ही होगा कि भाई आपको किस किस तरीके से फायदा हो रहा है, तो उनके बारे में आपको बताना है। पर्यटन उद्योग का महत्व क्या है, तो वर्तमान परिवेश में जो विदेशी मुद्रा है उसको अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। क्योंकि आपको कई बार बताया है कि पर्यटन एक ऐसा साधन है कि अगर कोई व्यक्ति इसके बारे में सोचता है, मतलब उसको मान लो इंडिया में पर्यटन करना है, भारत आना चाह रहा है और उसने सोचा तो उसने कोई भारतीय वेबसाइट को सर्च किया होगा तो पैसा देना उसने चालू कर दिया। फिर वो भारत आने के लिए टिकट पकड़ेगा तो फिर पैसा दे देगा, भारत उतरेगा तो जैसे ही चाय पिएगा तो चाय वाले को, टैक्सी पकड़ेगा तो टैक्सी वाले को, फिर वो भारत में जितने दिन रहेगा वो क्या करेगा, सिर्फ भारतीयों को फायदा ही फायदा करवाते जाएगा, है ना। अगर वो अच्छा नागरिक है तो भारतीयों क्या होगा, फायदा ही फायदा करवाता जाएगा। क्लियर ये बात को। तो पर्यटन को इसी कारण से क्या देखते हैं, उद्योग की दृष्टि से देखा जाता है। तो अब देखें यहां पर तो क्या हो गया, वर्तमान परिवेश में विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक महत्वपूर्ण साधन क्या है, पर्यटन उद्योग एक प्रमुख साधन हो गया। कपड़ा हीरे जवाहरात के बाद यह तीसरा ऐसा उद्योग बन चुका है जिससे हमारे राष्ट्र को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, बड़ी मात्रा में प्राप्त होती है। आपने कई बार देखा भी होगा कि फॉरेनर्स के लिए टिकट लगा रहता है कि उनको इतने डॉलर देने पड़ेंगे, इंडियंस को इतने पैसे देने पड़ेंगे, ये टिकट लगा रहता है। क्लियर ये बात। इससे प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष लगभग कितनी है, 3 अरब डॉलर है। मतलब 300 करोड़ के आसपास हर साल हमको ये आता है, 3 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। इसमें अभी अधिकांश संभावना है, क्योंकि आप देखें भारत में बहुत विविधता है, इसीलिए भारत को दुनिया की सबसे अच्छी जलवायु वाला देश भी कहते हैं। हर प्रकार का माहौल मिल जाएगा। तो अभी सभी जगह को ओपन करना, सभी जगह को कनेक्ट करना, जैसे ही अपन सभी जगह को कनेक्ट कर लेंगे तो और मात्रा में लोग क्या होंगे, भारत आना स्टार्ट होंगे। भारत बस हमको सुविधाएं बढ़ानी है और अपनी सभी जगहों को खोजना है कहां कहां पर पर्यटन हो सकता है। तो अभी इसमें क्या है, और संभावनाएं हैं, जिससे संभव है कि आने वाले दिनों में यह उद्योग विदेशी मुद्रा अर्जित करने का एक प्रमुख साधन बन जाए या बाकी के उद्योगों को पीछे छोड़ दे। जहां जहां से हमको विदेशी मुद्रा आ रही, कहां से आ रही है, कपड़ा और हीरे जवाहरात को पीछे छोड़कर प्रमुख उद्योग बन जाए। तो ये इसके अंतर्गत अपन को लिखना था। पिछले 3 दशकों में आप देखेंगे पर्यटन उद्योग ने महत्वपूर्ण वृद्धि की है। भारत में लगभग 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न है। मतलब आते जाते भारत में रहते हैं लगभग कितने, 150 लाख लोग, है ना। आप समझ रहे हैं ना, 1.5 के आसपास की बात कर रहे हैं। कई सारे देशों की आबादी नहीं होती है इतनी, छोटे छोटे देश हैं, 2-2, 5-5 लाख आबादी होती है, और अपने यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, 1.5 लाख लोग भारत में पर्यटन से जुड़े हुए हैं, आते जाते रहते हैं। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहित करता है। हमने ये भी बातें कई बार देखी थी कि भाई जैसे कोई हम दुकानदार हैं, हम छत्तीसगढ़ का माल बेच रहे हैं या छत्तीसगढ़ वाला हमें माल दे रहा है कि आप बेचना, तो हम उससे, अब उसमें क्या होगा कि ये हम विभेद नहीं करेंगे तुम किस राज्य के हो हम किस राज्य के हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, जुड़ाव होना स्टार्ट होगा, हमारा भी फायदा उसका भी फायदा है। तो इससे क्या होगा, राष्ट्रीय एकता को क्या करेगी, ये प्रोत्साहित करती है। और जो स्थानीय हस्तकला है और संस्कृति है, इन उद्यमों को परिश्रय देती है। परिश्रय मतलब क्या होता है, परिश्रय का मतलब कहलाता है, ये गलत लिखा हुआ परश्रय है ना। परश्रय का मतलब क्या हो जाता है कि ये आश्रय देती है, इससे क्या होंगी, ये टिक पाए उद्योग, चूंकि ये चौपट हो रहे थे तो इनको एक ऐसा लगा छाता लगा देते हैं, जगह टाइप की दे दी कि चिंता मत करो हम हैं। तो ऐसे ही इससे क्या हो रहा है कि चिंता मत करो हम हैं, हम आपको बढ़ा देंगे। तो स्थानीय हस्तकला और सांस्कृतिक उद्यमों को क्या कर रही है, परिश्रय प्रदान कर रही है। क्लियर ये बात। अब अगले आ जाते हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, है ना। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में हमको थोड़े से बड़े बड़े प्रश्न लिखने पड़ेंगे, थोड़े से बड़े बड़े उत्तर हमें लिखने पड़ेंगे। जैसे और इसमें आप ये देखेंगे कि हो सकता है कि एक प्रश्न में आपसे 2-3 बातें पूछी जाएं, या उसी एक प्रश्न के साथ 2-3 प्रश्न जोड़ दिए जाएं, उनके उत्तर हमें लिखने पड़ेंगे। तो पहला प्रश्न क्या है, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, समझाइए या बताइए। देखो अब इसमें हमें लिखना क्या है कि अर्थव्यवस्था के अंदर परिवहन का क्या महत्वपूर्ण है। तो अब आप पढ़ भी चुके हैं, आप जानते भी हैं कैसे है। तो आर्थिक प्रगति है ना, किसी भी राष्ट्र की जो आर्थिक प्रगति है, मतलब वो पैसा कैसे बनाएगा वो देश ज्यादा, उसके यहाँ आर्थिक क्रियाएं कैसे ज्यादा होंगी, तो किसी भी राष्ट्र को आर्थिक प्रगति में परिवहन और संचार के साधनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहले यहां पर ये आप समझ लो कि परिवहन के साधनों का कैसे योगदान होगा और संचार के साधनों का कैसे होगा। आपने अभी
मोबाइल से अमेजन से गए और आपने तुरंत एक ऑर्डर पेंट कर दिया, तो क्या हो गया, ये हो गया कम्युनिकेशन का साधन। आपने एक इंफॉर्मेशन, सूचना प्रदान कर दी कि ये वाला पैंट या ये वाली शर्ट या ये वाला मोबाइल मेरे इस एड्रेस पर ऑर्डर कर दो, मैं पेमेंट अभी कर दे रहा हूं या ऑर्डर के साथ कर दूंगा। सूचना चली गई, उसने आपका ऑर्डर लिख लिया, उसने माल को निकाल दिया। वो माल आपके घर तक कैसे आएगा, तो परिवहन का उपयोग, या तो हवा से या पानी से या रोड से, इन्हीं 3 परिवहन के माध्यमों का उपयोग करेगा तो आपके पास आ गया। इससे क्या होगा, आप उसको जब पैसा दे रहे हैं तो वो कुछ प्रॉफिट कमाएगा, है ना, और आपके पास जब ज्यादा पैसा था तो आपने भी कुछ खर्च किया, तो क्या हुई, आर्थिक क्रियाएं हुई, कुछ बिका और कुछ खरीदा गया। क्लियर है बात। तो किसी राष्ट्र को आर्थिक प्रगति में, है ना, परिवहन और संचार की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है या महत्वपूर्ण योगदान होता है। परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, है ना, ये सभी आते हैं। संचार के अंतर्गत डाक सेवाएं, दूरसंचार, तार सेवा, बेतार सेवा, टेलीफोन और दूरदर्शन आते हैं। संचार मतलब जो सूचनाओं का आदान प्रदान करेंगे, संदेश का आदान प्रदान करेंगे। परिवहन में हम उन साधनों को लिखेंगे जो सवारी और माल का आदान प्रदान, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक परिवहन करेंगे। अब इसमें लिखना है कि भाई यार ये किसी देश की, है ना, किसी देश की कैसे जीवन रेखा कैसे हो पा रही है या उनकी अर्थव्यवस्था में कैसे मदद कर रही है। तो अब ये देखेंगे परिवहन और संचार का निम्नलिखित महत्व है, क्योंकि वो महत्व हमें देखना है देश के संदर्भ में कि भाई कैसे ये फायदा पहुंचा पा रहे हैं। तो परिवहन और संचार के साधन उत्पादन के सभी साधनों को गतिशील बनाते हैं। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कपड़ा, पैंट, शर्ट, कुछ भी बनाया, तो वो अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगा नहीं, मतलब फैक्ट्री से दुकान तक जाएगा नहीं, तो बिकेगा नहीं। तो क्या करते हैं, ये उसको गतिशील बनाते हैं, ट्रक में डाला, पिकअप में डाला और दूसरी जगह ले गए। उत्पादन के सभी साधनों को गतिशीलता प्रदान करते हैं या गतिशील बनाते हैं। इससे न केवल देश में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग हो पाता है, कैसे भाई, जैसे हमने लोहा बना दिया तो कोई दूसरी फैक्ट्री में चला गया तो उसने कुछ और बना दिया, तो इससे न केवल देश में उपलब्ध साधनों का उचित प्रयोग संभव हो पाता है, बल्कि देश में व्याप्त क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो जाती हैं। जैसे कोई पिछड़े क्षेत्र में फैक्ट्री बना दी या कोई क्षेत्र पिछड़ा है तो वहां पर भी सड़क या परिवहन हो गई, सूचना के साधन पहुंच गए तो लोग जानने लगे, वो चीजें मंगाने लगे। पहले आप देखेंगे कि गाँव में अगर साइकिल आ गई तो साइकिल को देखने आते थे लोग। फिर आप लोगों में कई सारे लोगों ने देखा होगा, कोई बहुत महंगी गाड़ी कभी गांव मोहल्ले में आती है तो उसको देखने आते हैं लोग। तो क्या होगा, जब साधन बन जाएंगे, लोग जानने लगेंगे, उसके बारे में समझने लगेंगे तो मंगाने लगेंगे। सड़क हो जाएगी, अब वो चीज वहां जा रही है तो क्या करेगी, उस इलाके का विकास भी करेगी। तो क्या होगा, क्षेत्रीय विषमताओं को भी कम ये कर रही है। क्लियर ये बात यहां तक की। अब अगला पॉइंट क्या लिखेंगे कि परिवहन और संचार के साधन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को देश के कोने कोने तक पहुंचाते हैं। आप अलग अलग कोने तक देश में पहुंचाया जाता है कि भाई कुछ भी बना दिया अपन ने अमेजन, फ्लिपकार्ट या अपने कुछ पर्सनल माध्यमों से कोई दुकानों के अंदर, तो देश के अलग अलग कोने कोने तक पहुंचाने में सहायक होती है। अब देखते हैं ना, आप अभी कई सारे लोग मोबाइल ऑर्डर करते होंगे, पता चला कि यार ये तो बेंगलोर से आया है, पता चला ये तो नोएडा से आया है, और हो सकता है ये कहाँ पहुंचा, छत्तीसगढ़ पहुंचा है, आसाम पहुंचा है, उड़ीसा पहुंचा है। तो देश के एक कोने की चीज दूसरे कोने में किस माध्यम से जा पाती है, परिवहन और संचार से। आपको जानकारी मिलेगी, आपने संदेश दिया, उन्होंने संदेश लिया, चीज भेज दी। विकसित तथा सस्ते परिवहन और संचार के साधन उपलब्ध होने पर उत्पादक को अपने पास वस्तुओं की अनावश्यक स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर संचार के साधन सही है, फोन अपना डेली लग जाता है, तो अपन ने बोल दिया कि यार सेठ जी 15 दिन बाद अपन को 50 शर्ट का ऑर्डर लगेगा, तो वो अब पहले से बना के नहीं रखेगा। उसको पता चलेगा कि 15 दिन बाद देना है, 3 दिन पहले से बनाना चालू करेगा, जिस दिन ऑर्डर भेजना है उस दिन बना के भेज देगा। अनावश्यक स्टॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अपितु वस्तुओं को जल्दी बेचकर उत्पादकता, है ना, जैसी कम बनाए, जल्दी बेचे, पैसा कमाया, अगले में लगाया, तो उत्पादकता या जो व्यापारी है वो क्या करते हैं, अपनी पूंजी का पुनः निवेश, है ना, उत्पादक करके अपनी पूंजी का पुनः निवेश करके वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। जैसे अगर संचार के साधन ना हो, समझ लो ये पॉइंट क्या है, अगर संचार के साधन ना हो तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि यार जैसे ही किसी का ऑर्डर आए तो हम तुरंत भेज दें, यार ऐसा नहीं, क्या है, तो अब आपको ज्यादा मात्रा में बना के रखना पड़ेगा, तो पूंजी ज्यादा लगेगी, स्टॉक करना पड़ेगा, हो सकता है चूहे आप पे पैंट शर्ट को कुतर दें। संचार के साधन अच्छे होंगे तो उनने फोन किया कि बोले 8 दिन बाद, तो अपने पास अभी कुछ माल बनाया, अपन ने 7-8 शर्ट बनी थी, अपन को एक ऑर्डर आ गया कि परसों ही चाहिए, तो अपन ने उसको बेच दिया, उससे फायदा कमा लिया, फिर आपके माल में लग गए। तो उससे क्या, स्टॉक नहीं करना पड़ रहा है, माल को बेचकर हम प्रॉफिट कमाकर उसी पूंजी को दोबारा से लगा दे रहे हैं और फिर आपके पास ही माल भेज दे रहे हैं। तो ये पॉइंट ये कहने की कोशिश कर रहा है। अगला पॉइंट क्या है कि इन साधनों द्वारा आर्थिक विकास में योगदान देने वाले सभी साधनों को अधिक से अधिक मात्रा में जुटाया जा सकता है। जैसे हमें कोई फैक्ट्री लगानी है, हमें कोई
आर्थिक कैसे मदद करेंगे, फैक्ट्री के द्वारा, चीजों को बेचने खरीदने के द्वारा। तो इन सबको परिवहन और संचार के माध्यम से तो ही आप ला सकते हैं। तो इनको सबको अधिक से अधिक मात्रा में आप जुटा सकते हैं। इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिवहन व संचार के साधन परस्पर संपर्क, मतलब हमें मान लो मिलने का मन किया कि यार बोले अपने मामा के यहाँ जाना, उठाई गाड़ी चले गए या पकड़ी बस चले गए, है ना, या लगा कि यार बात कर लेना चाहिए, तुरंत फोन लगाया और बात कर ली। तो क्या होगा, परस्पर संबंधों को भी क्या करते हैं, मजबूत करने में या आपसी संबंध संपर्क स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। तो अब ये क्या, ये सारी बातें हमने देख ली कि भाई कैसे क्या है। तो हमने परिवहन के माध्यम देख लिए और उनके सभी महत्वपूर्ण बातें देख ली। यहां पर हमने देखी कि ये क्या होंगे, उत्पादक चीजों को गतिशीलता प्रदान करेंगे, जिससे क्या होगा, क्षेत्र विषमता भी कम होगी और आर्थिक चीजें भी बढ़ेंगी। फिर ये देख लिया कि भाई उत्पादक चीजें कोने कोने तक पहुंचाएंगी। यहां पर हमने देखा कि क्या, जो व्यापारी है या जो कारखाने वाला है उसको बिना मतलब का स्टॉक नहीं रखना पड़ रहा है, ऑर्डर आएगा बनाकर भेज रहा है, वो बार बार उसी पूंजी को रोटेट करता है। इससे क्या हो रहा है कि भाई परिवहन और संचार साधनों से अर्थव्यवस्था या आर्थिक उत्पादन देने वाले या आर्थिक विकास में गति देने वाले या आर्थिक विकास में योगदान देने वाले साधनों को आप जुटा सकते हैं और भाई अपनी दोस्ती यारी रिश्तेदारी को भी मजबूत कर सकते हैं इन सब साधनों से, उनके यहाँ पहुंचकर उनसे फोन पे बात करके। इन साधनों द्वारा उपभोक्ता वस्तुएं और बाजारों तथा उपभोक्ताओं तक शीघ्रता से, मतलब वही सामान जल्दी बन जाएगा तो उपभोक्ता तक पहुंचा देना, बाजार तक पहुंचा देना, तो चीजें क्या होंगी, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह, बाजार से उपभोक्ता तक और है ना कारखाने से बाजार तक जल्दी से पहुंचाई जा सकती है। क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 2, रेल एवं सड़क यातायात की तुलना किन्हीं 6 बिंदुओं में कीजिए। आपको कोई 6 पॉइंट बताने हैं रेल एवं सड़क यातायात के। क्या क्या बताएंगे रेल एवं सड़क यातायात की तुलना में? सबसे पहले चीज आती है कि भाई तुलना किन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। तो हम वो पॉइंट अपने दिमाग में सोच लेते हैं कैसे कैसे करेंगे। एक बार मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूं। पहला पॉइंट होगा निर्माण कार्य का सस्ता होना। दूसरा, द्वार पर सेवा मतलब दरवाजे पर सेवा। तीसरा, किसी भी स्थल पर निर्माण संभव होगा। सड़क मार्ग हर समय सुलभ होता है। शीघ्र माल पहुंचाता है। टूट फूट का भय, ये एक भय आएगा। देखेंगे रेल में ज्यादा है कि इसमें ज्यादा। सबसे पहला निर्माण कार्य का सस्ता होना। सड़कों का निर्माण पर जो व्यय है वो रेलवे की तुलना में कम है। सड़क भी सस्ती बन जाती है, ट्रेन महंगी बनती है, ट्रेन की पटरियां भी महंगी डलती हैं। तो ये क्या होता है, आसानी से कुछ रहेंगे तो अपने यहाँ जुगाड़ होती है ना, जुगाड़ तो देखी होगी आपने, अपनी डीजल इंजन रख के जुगाड़ बना दी, भूसा ढोना स्टार्ट कर दिया, बाइक के पीछे ट्रॉली लगा ली, लोग कर लेते कैसे भी। तो सड़क, अब ट्रेन नहीं बना सकते जुगाड़ से। ऐसा नहीं कि भाई जुगाड़ से ट्रेन बना ली पटरी पे दौड़ाना चालू कर दी, ये संभव नहीं है। ट्रेन आएगी टक्कर मारते हुए आगे निकल जाएगी, आपको उस ट्रेन की पटरी की जानकारी नहीं है, लेकिन रोड पर आप चला सकते हैं इस प्रकार के साधन भी। तो ये कार की कीमत ट्रेन की तुलना में कम होती है। ट्रेन का इंजन बहुत महंगा बनता होगा, फिर डिब्बे बहुत महंगे बनते होंगे, तो उनकी तुलना में क्या होते हैं, सस्ते भी होते हैं। और सड़क भी सस्ती बिछाई जाती है तुलनात्मक तरीके से। कैसे? रेल बिछाने में या रेल की पटरी बिछाने में सड़क बनाने की कम तुलना में ज्यादा खर्चा आता है, तो सस्ते होते। हाँ, नो डाउट किराया थोड़ा सा ज्यादा लगता है सड़क के अंदर, रेल में किराया कम लगता है, लेकिन बिछाना तो आसान है। द्वार से बस सड़कों से, जैसे हमें अपने घर से गेहूं भरना है, ट्रैक्टर लगा दिया, भर के बाजार भेज दिया। सड़कों के माध्यम से औद्योगिक केंद्रों से उपभोक्ता केंद्रों तक, है ना, यह माल पहुंचाया जाता है। जबकि रेल मार्गों द्वारा ये नहीं हो पाता। रेल मार्गों द्वारा प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म, मतलब प्लेटफॉर्म तक फिर हमें सड़क के माध्यम से ही ले जाना पड़ेगा। तो सड़क क्या हो गया कि हर घर जाकर द्वार पर सेवा दे सकती है, ले सकते हैं। किसी भी स्थल पर इसका निर्माण संभव है, मतलब पर्वतीय क्षेत्रों में बना दें, कठिन है लेकिन बना देंगी। सड़क देखो, रेलवे क्या है इसमें, ये पॉइंट ये कह रहा है कि रेल को पर्वतीय क्षेत्रों में बनाना कठिन है, लेकिन सड़क क्या है, थोड़ा सा कठिन है, लेकिन हम पर्वत पर बना दें, पठार पर बना दें, मैदान पर बना दें, कहीं भी जहां मन करे वहां हम इसको बना सकते हैं। सड़क मार्ग हर समय सुलभ होता है। जब मन करे गाड़ी में चाबी लगाओ, किक लगाओ, आगे बढ़ जाओ, तो आप आसानी से अपनी इच्छा से जब चाहें सड़क पर यात्रा कर सकते। ट्रेन आपकी नहीं है कि बोले पापा आज तो ट्रेन का इंजन अपन चालू करते हैं और बोले आज सीधा अमृतसर जाके रोकेंगे हम, है ना। आप सनी देओल नहीं बन सकते कि ट्रेन में घुस गए और अपने हिसाब से चला ले, वो पिक्चर थी। यहां पर आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेन आपके लिए नहीं है। ट्रेन में तो कब जाएंगे, जब ट्रेन आ रही होगी। और सड़क पर जब अपना मन करे तब गाड़ी से आप निकल जाओ अपनी आप पर्सनल ट्रेन बुक नहीं कर सकते कि बोले आज हमने, बोले सब कोई गाड़ी किराए पे करता है, हमने अपनी ट्रेन बुक कर ली, बोले आज ट्रेन से घूमने का मन है, तो ये आप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसकी तुलना में क्या है, सड़क आसान है। गाड़ी बुक करी या खुद की गाड़ी ली और धीरे से निकल गए, घूम घाम के फिर वापस आ गए।
शीघ्र माल पहुंचाने में हमने कई बार ये पॉइंट देखा है कि कोई माल जो खराब होने वाला है उसे गंतव्य तक या उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। क्योंकि ट्रेन का अगेन वही पता है कि भाई सिग्नल आ गया, 4 घंटे तक सिग्नल ही रहा, या पता चला रात भर सिग्नल रहा कि आगे नहीं बढ़ सकती, तो जो माल रखा है वो तो खराब हो जाएगा। टूट फूट कब है, रेलों द्वारा माल बार बार चढ़ाया उतारा जाता है। पहले जैसे आपने देखा कि भाई ये कोई प्लेटफॉर्म आ गया तो आप अपनी गाड़ी से गए और ये माल कहां ले गए, ये माल आपने प्लेटफॉर्म पर उतारा, तो पहले माल यहां उतरा, फिर यहां से ट्रेन में चढ़ा, ट्रेन से फिर दूसरी जगह पर गया, फिर वहां से फिर, तो 4-5 बार आपको माल को चढ़ाना उतारना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, टूट फूट का डर होगा। जबकि सड़क में क्या है, एक बार चढ़ाया सीधे कहां उतारेंगे, जहां उतारना है वहीं उतारेंगे। क्लियर। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, रेल परिवहन की विभिन्न समस्याओं का वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में, दूसरा प्रश्न ये कहता है वर्तमान समय में रेलवे की 5 प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। सबसे पहली तो है WT, जिसको कहते हैं बिना टिकट यात्रा, है ना। कई सारे लोग आपने बात करते सुना होगा, WT बोले बैठ गए, आना फ्री जाना फ्री, पकड़ गए तो खाना फ्री। उनके लिए क्या है, उनको कहते हैं बिना टिकट यात्रा या WT, विदाउट टिकट। इसमें क्या है कि बहुत सारे यात्री, खासतौर से विद्यार्थी और फकीर और जो मांगने वाले लोग होते हैं, वो टिकट नहीं लेते हैं। बिना टिकट यात्रा करने वाले भारतीय रेलवे को प्रतिवर्ष कई करोड़ का नुकसान लगाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, प्राय विद्यार्थियों का समूह 5 लोग हो गए, बोले देखेंगे यार पकड़ जाएंगे तो बार्गेनिंग कर लेंगे, नहीं तो साथ में जेल में रहेंगे, ऐसी भी चर्चा हो जाती है। विद्यार्थियों का समूह, रेलवे कर्मचारी, उनके संबंधी जो होते हैं कि बोले हमारे फूफा जी हैं वहां पर या हमारे चाचा हैं वहां पर, है ना। साधु फकीर, पुलिस कर्मचारी वर्दी पहनकर चले गए तो टिकट नहीं देंगे, आदि बिना टिकट यात्रा करते हैं। तो इससे क्या होता है, रेलवे को नुकसान होता है। रेलों में बिना टिकट यात्रा रोकने के लिए सरकार के द्वारा कई सारे कठिन या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे ये WT यात्रा को रोका जाए। और इनके परिणाम से क्या होगा कि जो WT कर रहे हैं, मतलब विदाउट टिकट यात्रा कर रहे हैं, बिना टिकट की यात्रा कर रहे हैं, उनकी संख्या क्या की जाए, कम की जाए। तो पहली समस्या तो क्या हो गई, WT जाना। आप पहले टिकट ही नहीं खरीद रहे, सीधे चढ़ गए ट्रेन में, पकड़ गए तो ठीक है, नहीं पकड़े तो कहीं ट्रेन मद्दी हुई तो जंप लगा देते हैं, तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। रेल दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाओं के फलस्वरूप मानव जीवन संकट में आ जाता है, रेलवे की संपत्ति नष्ट हो जाती है, ट्रेन टकरा जाएगी तो भाई उसका भी नुकसान हो जाएगा। ये दुर्घटनाएं प्रायः रेलवे कर्मचारियों की असावधानियां, यांत्रिक साज सामान का रखरखाव ना हो पाना या उसके रखरखाव या खराब हो जाना, प्राकृतिक प्रकोप, मतलब ट्रेन जा रही, बाढ़ आ गई, ट्रेन की पटरी बह गई, बताया नहीं किसी ने, ट्रेन गई डूब पड़ी, बाढ़ आदि से ट्रेन की पटरियों की तोड़फोड़ हो जाना। तो इनसे क्या होता है कि भाई दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने अनेक कारगर कदम उठाए हैं, अतः रेलवे दुर्घटनाएं कम। जैसे अब मान लो कई बार क्या होता है कि भाई सिग्नल देने वाले ने गलती कर दी, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं, तो अब क्या होगा, यहां पर एक सेंसर लगा देंगे, इस ट्रेन पर एक सेंसर लगा देंगे। जैसे ही आमने सामने आएगी, एक दूसरे को पता चल जाएगा कि आ रही है, तो क्या होगा, ये दोनों अपने आप, इनका एंटी ब्रेकिंग सिस्टम काम कर जाएगा, तो ऑटोमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम काम कर जाएगा। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक ब्रेक लगा लेंगी और टकराने से पहले रुक जाएंगे। तो सरकार ऐसे ही कदम उठा रही है जिससे क्या हो, रेलवे दुर्घटनाएं कम हो जाएं। रेलों पर आक्रमण है, जब भी कोई दंगा होता है भारत में, कोई हड़ताल होती है, तो टारगेट क्या होता है कि रेलवे पर पत्थर मार देंगे, पटरियों पर लेट जाएंगे, ये सारी बातें चलेंगी। तो ये बहुत दुख का विषय है कि देश में किसी भी भाग में अशांति होती है तो उसका पहला टारगेट कौन हो जाता है, रेलवे उसका शिकार हो जाता है। पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना में, पंजाब में कहीं भी कोई भी हड़ताल या कोई भी कांड होता है तो क्या करते हैं, आंदोलन के दिनों में भारतीय रेलवे को करोड़ों का नुकसान पहुंचता है। मतलब जैसे ही कुछ भी हुआ, पटरी पर लेट गए, ट्रेन नहीं चलने देंगे, चक्का जाम जिसको कहते हैं कि भाई चक्का जाम करना है, मतलब वो नहीं, आपका क्या होगा, ट्रेन नहीं चलने देंगे, पटरियों पर लेट गए, कैसे चलाएं, पटरियां उखाड़ दी, तो इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है रेलवे को। इससे आप 2 दिन ट्रेन नहीं चलेंगे, कितना नुकसान होगा, है ना। यही नहीं, देश के किसी भी भाग में अशांति फैलने पर रेलों पर हमले स्टार्ट हो जाते हैं, रेलों पर आक्रमण करना एक आम फैशन टाइप का हो गया है। कोई आंदोलन करना, बोले पटरी रोक दो, तो चर्चा पेपर में छप जाएगा हमारा नाम, बोले वहां पर जो आंदोलन हुआ है रेलवे रोक दिया गया, तो न्यूज वाले चला देंगे। तो क्या हो गया कि ये एक आम बात हो गई, फैशन। आप हड़ताल करेंगे या आप कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उस दौरान रेलवे को टारगेट करना एक आम बात हो गई है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने मान लो कि पत्थर मारना चालू किए तो यात्रियों को शारीरिक नुकसान होगा, आर्थिक हानि होगी, कर्मचारियों को अपना काम करना कठिन, उनको भी डर लगेगा यार जाएं कि नहीं जाए, तो ये सारी चीजें होंगी, यातायात में बाधा होगी, सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। तो ये रेलवे पर आक्रमण करना सही बात नहीं है। रेल मार्गों का विस्तार,
भारतीय रेलों की वर्तमान समस्याओं में एक बड़ी समस्या रेल मार्गों का विस्तार है। क्यों? भारत में जो भू आकृतिक प्रदेश हैं वो हर प्रकार के हैं, समतल भी है, दलदल भी है, रेगिस्तान भी है, उबड़ खाबड़ भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है। तो इससे क्या हो गया कि भाई ये विस्तार करना एक बहुत बड़ी समस्या है। देश की जनसंख्या, क्षेत्रफल और विकास की योजनाओं को देखते हुए रेल मार्गों के विकास तीव्र गति से होना चाहिए। ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं हो पाता। हिमालय तरफ आप देखें, आप उत्तर पूर्व में अगर आप जाकर देखें तो कई सारे इलाकों में रेल नहीं गई है, कई सारे राज्यों के अंदर रेल की व्यवस्था नहीं है, लोकल है, बड़ी नहीं है कि वहां से सीधे दिल्ली आना तो कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये सारी समस्या है और आपको क्या करना चाहिए, इनको बड़ी तेजी से जोड़ना चाहिए, अलग अलग शहरों को, अलग अलग जगहों को। क्योंकि भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या रह रही तो इस कारण से आपको हर एक जगह को रेलवे से जोड़ना चाहिए या रेलवे का विकास तीव्र गति से होना चाहिए। प्रतिस्थापन की समस्या निरंतर प्रयोग में आते रहने के कारण रेलवे रोलिंग स्टॉक मतलब इंजन, डिब्बे और वैगन पहिए जो कहलाते हैं, ये क्या होते हैं, रेलवे रोलिंग स्टॉक, रेलवे ट्रैक, स्टेशन आदि की कार्य क्षमता काफी मतलब लगातार चल रही है। तो क्या है, जब लगातार चलेगी तो नुकसान होगा, तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस मतलब खराब हो रही तो जल्दी बदल दी जाए। तो ये वाली एक समस्या है कि जल्दी रिप्लेसमेंट, प्रतिस्थापन नहीं होता है। तो क्या होता है कि इनमें नुकसान होना, इंजन में भी, डब्बों में भी, पहियों में भी नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो इनको अधिक प्रयोग में लाना कठिन एवं अलाभप्रद प्रतीत होता है। अतः इनके प्रतिस्थापन की समस्या दिनों दिन बढ़ रही है ना। पटरियां कई साल से डली हैं, उनका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। आपने देखा होगा कई बार ट्रेन पर आप जाते हैं तो कुछ लोग, कई बार आपने देखा होगा मेंटेनेंस चलता रहता है, हथौड़े मारते रहते हैं, पटरी सही करते रहते हैं। तो ये करना पड़ता है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर, और उसके बाद भी तो इतनी समस्या चल रही है अभी। तो ये हमने क्या कर दी, यहाँ पर प्रमुख समस्याएं यहाँ पर लिख दी। एक और समस्या है गाड़ियों में भीड़ भाड़, मतलब जितनी उसकी क्षमता नहीं है, भर जाते हैं लोड। तो विशेषकर यात्रा करने वाले यात्रियों को भारी भीड़ भाड़ का सामना करना पड़ता है। कोई त्योहार आ गया तो फिर रेलवे में तो या रेलों में आपको पता है क्या हालत हो जाती है। इसका प्रमुख कारण क्या है, तीव्र रूप से जनसंख्या, लोग तो बढ़ ही रहे हैं, वो तो पता ही है। व्यापार, शिक्षा का प्रसार होना, और आजकल रेल में यात्रा करना मुसीबत, मतलब जनरल टिकट, मतलब ऐसे नहीं कि थर्ड एसी में, फर्स्ट एसी में, सेकंड, उसमें तो थोड़ा आराम है, लेकिन स्लीपर में और जनरल में, जैसे गरीब व्यक्ति है वो रिजर्वेशन नहीं करवा सकता, स्लीपर में या जनरल में वो जा रहा, तो जनरल में आप कई सारी ट्रेनों में देखेंगे कि लोग एक एक घंटा पहले पहुंचते हैं, ट्रेन लगी नहीं कि हमने सीट पकड़ लें हम अपनी, नहीं तो क्या है फिर मुश्किल है, खड़े जाओ, वो जहाँ टॉयलेट होती है वहाँ खड़े जाओ, ऊपर मुंह करके, या गेट के पास खड़े जाओ, कहीं बैठे जाओ, ऐसे आपको जाना पड़ेगा, सीट नहीं मिल पाएगी। तो क्या भीड़ भाड़ बहुत, जनसंख्या बहुत बढ़ रही है, तो इस कारण से रेलवे पर भी दबाव पड़ रहा है। क्लियर ये बात। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, वायु परिवहन का महत्व बताना है आपको। वायु परिवहन या जो एयरलाइंस है ना, या एयर ट्रांसपोर्ट है, उसका इंपॉर्टेंस बताना है। वायु परिवहन आजकल उपयोगी है, क्यों, स्पष्ट करना। आजकल इसका चलन क्यों ज्यादा हो गया है, ये हमें बताना है। तो आधुनिक काल में किसी भी देश की परिवहन व्यवस्था में वायु परिवहन का अपना एक अलग योगदान है या महत्वपूर्ण योगदान है। इनके प्रमुख महत्व निम्न प्रकार हैं। कैसे? एक तो इनकी स्पीड बहुत कम होती है। वायु परिवहन की गति परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा तीव्र होती है। 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाओ आप। इसलिए वायु परिवहन से कम समय में देश के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। तो जिनके पास समय की कमी होती है वो क्या करते हैं, फ्लाइट का टिकट लेते हैं कि भाई हम तो हवाई यात्रा कर लेंगे। जहां जल और स्थल मार्ग नहीं, मतलब जहां जल से नहीं पहुंच सकते, जहां रोड से नहीं पहुंच सकते, वहां आप कैसे जाएं, वायु मार्ग से उसको पार किया जा सकता है। दुर्गम पर्वत, घने जंगल, विशाल सागर है ना, मरु क्षेत्र, मतलब मरुस्थल जो है, रेगिस्तान वाले इलाके, इनको आसानी से पार किया जा सकता है। अगला क्या है, वायु परिवहन या कृषि के लिए, वायु परिवहन क्या हो गया, कृषि के लिए वरदान सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हो गया कि कृषि फसलों में कभी कभी क्या होता है, हानिकारक कोई किसी चीज का प्रकोप चालू हो गया, मतलब कोई बीमारी एकदम पूरे एरिया में फैलने लगी, तो ऐसे समय में सरकार क्या करती है, उसको लग रहा है कि यार ये बीमारी का रोकथाम किसान नहीं कर पाएंगे और सब फसलें चौपट हो जाएंगी। बीमारी को रोकने के लिए क्या करें कि भाई उसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या करती है, वायुयान से कीटनाशक दवा का छिड़काव करवा देती है इकट्ठा, गांव के गांव, शहर के शहरों में। तो उससे क्या होता है कि भाई जो बीमारी आ रही है फसलों में वो रुक जाएगी, उस बीमारी से इंसानों में जो बीमारी आएगी वो रुक जाएगी। तो इसका बहुत ज्यादा योगदान हो गया है कृषि के अंदर कि जब बड़ा प्रकोप कोई आने वाला होता है तो सरकार अपने तरफ से भी ये चीजें कर देती है। आपातकाल में वायु परिवहन की विशेष उपयोगिता है। कैसे? कहीं सूखा हो गया है, बाढ़ आ गई है, चक्रवात आ गया है, महामारी आ गई है, भूकंप आ गई है, तो वायु परिवहन के माध्यम से जल्दी से वहां से लोगों को निकाला जा सकता है। और आवश्यक सामग्री जरूरत, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, सबको निकाल नहीं पा रहे हैं, खाने का सामान सब खराब हो गया, तो एक जगह पर खाना बन रहा है, उसको जल्दी हेलीकॉप्टर से वहां पर अलग अलग क्षेत्रों में बंटवा दिया ताकि लोग क्या हो, भूखे ना मरे, परेशान ना हो।
तो क्लियर ये बात। तो ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण साधनों या इस वायु परिवहन की महत्ता के कुछ प्रमुख कारण हैं। एक कारण ये भी है कि वायु परिवहन के विकास से देश के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा, मतलब इंग्लैंड से कोई आना चाहता है तो वो 10-12 घंटे में आराम से भारत आ जाएगा। अगर वो ट्रेन से आना चाहता है तो उसको हो सकता है 7 दिन 8 दिन लगे, ट्रेन हो भी ना, अलग अलग देश से आना पड़े। तो देश के परिवहन उद्योग को या पर्यटन उद्योग को भी क्या हुआ है, प्रोत्साहित किया है, बहुत फायदा हुआ है। देश विदेश के अनेक पर्यटक भारत के विभिन्न स्थानों की सैर बहुत आसानी से कम समय में कर पाते हैं वायुयानों के द्वारा। इस प्रकार वायु परिवहन से पर्यटक उद्योग क्या हो रहा है, विकसित करने में, वायु परिवहन से पर्यटक उद्योगों को विकसित करने में सहायक सिद्ध हुए हैं या पर्यटक उद्योग को विकसित करने में सहायक है। तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे कि भाई वायु परिवहन क्या है, इसका महत्व हमको बताना है। तो और एक पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसको लोग प्रतिष्ठित या प्रतिष्ठा का यात्रा का साधन भी मानते हैं। लोग कहते हैं कि भाई जनरल से आए हो तुम्हारे, मैं तो फ्लाइट से आया हूं, ऐसा भी लोग कह देते हैं। समझ रहे ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, भारत सरकार द्वारा कौन कौन से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं ना। तो हमें राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में लिखना है, 4-5 के बारे में है, तो बहुत सारे, लेकिन हम 4-5 के बारे में लिखेंगे। निम्न जलमार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। पहला, जिसको आप कहते हैं जलमार्ग संख्या 1, कौन सा होगा वो जलमार्ग संख्या 1, हल्दिया तथा इलाहाबाद है ना, या हल्दिया से इलाहाबाद, गंगा नदी के अंदर है। लंबाई आप देख लेंगे कितनी है, 1620 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो ये क्या हो गया संख्या नंबर 1। संख्या नंबर 2 क्या हो गया, सदिया से धुबरी, कौन सी नदी के अंदर, ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आपको देखना। नौगम्य का मतलब है कि नौकाएं आप चला सकते। तीसरा क्या है, जो जलमार्ग संख्या 3 है वो क्या है, वो है केरल में। केरल में पश्चिम तटीय जो नहर है ना, कोट्टापुरम से कोल्लम तक और उद्योग मंडल तथा चंपकारम तक की जो नहरें हैं, इन सब में ये क्या हो गया आपका ये जिसको NW राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 कहते हैं, वो ये हो गई। चौथा क्या है, काकीनाडा से, ये काकीनाडा है ना, काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी कृष्णा नदी का जो विस्तार करेंगे वहां तक, ये संख्या क्या हो गई, 4 हो गई ना। काकीनाडा है वो, है ना, काकोनाडा नहीं है, काकीनाडा है, ये की है, काकीनाडा तक। क्लियर। मताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी, पूर्वी नदी, ये सब क्या हो गए, ये आपका जलमार्ग संख्या 5 हो जाती है। इनके अलावा कुछ और भी हैं आंतरिक परिवहन में जिनका उपयोग करते हैं, जैसे मांडवी नदी के अंदर, जुआरी नदी के अंदर, कंबरजुआ, सुंदरबन, बराक, ये सारी नदियों के अंदर भी आप क्या करते हैं, जलमार्ग का उपयोग करते हैं। जलमार्ग का उपयोग किस में करते हैं, यातायात में, माल के परिवहन में और यात्रियों के परिवहन में इनका उपयोग किया जाता है। इनके अलावा सैर कराने के लिए भी इनका उपयोग करते हैं। तो यहां तक हमारे ये क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब आपकी सुविधा के लिए magnetbrains.com वेबसाइट बनाई गई है ताकि आप अपनी पढ़ाई बहुत सुविधाजनक तरीके से आसानी से एक के बाद एक वीडियो बिल्कुल आराम से आप देख सकें। इससे क्या हो, आपकी पढ़ाई निरंतर चलती रहे, पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आए। तो आप जैसे ही गूगल पर magnetbrains.com डालेंगे, एक ऐसा पेज खुल जाएगा। जैसे ही ऐसा पेज खुलेगा तो आपको अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड के आप जा रहे हैं, कौन सा मीडियम है। आपने मीडियम सेलेक्ट किया कि हमको हिंदी मीडियम पढ़ना है, फिर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि भाई आपने देखा कि हम तो सामाजिक विज्ञान पढ़ना है, क्लिक किया सामाजिक विज्ञान पर। जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। ये प्लेलिस्ट आप देख पा रहे होंगे। तो आपको कौन से सब्जेक्ट के देखना है, कौन से टॉपिक देखना है, सारे आप यहाँ पर बहुत आसानी से सिस्टमेटिक तरीके से देख सकते हैं। ऐसे आपके वीडियो चल जाएंगे, आसानी से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है, वो भी CBSE, NCERT और दूसरे स्टेट बोर्ड के अनुसार। तो आपको ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए करना क्या है, तो हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़ें। जुड़ने का माध्यम क्या है, आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, जो भी वीडियोज आते हैं उनको आप लाइक करें और इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।